चैप्टर 11 जेनरस रिवॉर्ड्स। असेसमेंट टाइम 2 hours 37 minutes। असेसमेंट फेल्ड। पहले बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़े जियांग ने अपने सामने उभरते पैनल को देखा और कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। इस पल उसे फाइनली समझ आ गया, जैसे ही वो इल्यूजन रेल्म में एंटर करता था वो अपना असली पर्पस इंस्टिंक्टिवली भूल जाता था, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसकी यादों को मिटा देता हो। ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था। जब तक उसकी मार्शल आर्ट्स विल असेसमेंट के लिमिट से ऊपर नहीं जाती तब तक इस टेस्ट को क्लियर करना नामुमकिन था। लेकिन इस बार मैं आधा घंटा पहले बाहर आ गया, जियांग ने सोचा। इसका मतलब क्या मेरी मार्शल आर्ट्स विल इम्प्रूव हुई है? इल्यूजन रेल्म के अंदर चाहे ऊपर से लगता हो कि वो मज़े ले रहा है, लेकिन उसका सब कॉन्शियस हमेशा इल्यूजन के खिलाफ रेजिस्ट कर रहा था। जल्दी जागना नेचुरली स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट्स विल का साइन था। और इल्यूजन रेल्म को 2 बार एक्सपीरियंस करने के बाद जियांग क्लियरली महसूस कर सकता था कि उसकी विल पावर थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अगर मैं ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहा तो एक दिन ज़रूर असेसमेंट पास कर लूँगा। ये सोचते ही उसने ज़्यादा देर नहीं की और फिर से असेसमेंट में एंटर कर गया। असेसमेंट टाइम 2 hours 11 minutes। असेसमेंट टाइम 1 hour 80 minutes। असेसमेंट टाइम 1 hour 23 minutes। उसके बाद काफ़ी समय तक जियांग बार बार इल्यूजन रेल्म असेसमेंट्स रिपीट करता रहा, हर बार मसाज पार्लर के टेस्ट को एंड्योर करता हुआ। ये प्लेजर के लिए नहीं है, उसने अपने मन में कहा, ये मार्शल आर्ट्स विल को टेम्पर करने का तरीका है। और सच में इसका इफ़ेक्ट हो रहा था। इल्यूजन रेल्म के कंटिन्यूअस टेम्परिंग के साथ असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इसका मतलब था उसकी मार्शल आर्ट्स विल स्टेडिली स्ट्रॉन्ग हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया प्रोग्रेस स्लो होने लगी। खासकर जब टाइम 1 घंटे के अंदर आ गया तो हर अटेम्प्ट में सिर्फ कुछ ही मिनट्स का इम्प्रूवमेंट होता था। और इल्यूजन रेल्म हमेशा चैन सिलाओ को नहीं दिखाता था। अलग अलग स्टाइल्स की सुंदरियां रोटेट होती रहती थीं, सब उसकी सेवा में। फॉर्चुनेटली जियांग का मन अब काफ़ी रेजोल्यूट हो चुका था। हर अटेम्प्ट के साथ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता रहा। और फिर एक ख़ास असेसमेंट के बाद असेसमेंट टाइम 10 minutes। फर्स्ट लेयर असेसमेंट कंप्लीटेड। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर फर्स्ट लेयर। रंबल। एक सुनहरा पत्थर का स्तंभ धीरे धीरे पहले बड़े प्लेटफॉर्म से ऊपर उठने लगा था, बिल्कुल सुबह की पहली रोशनी की तरह चमकता हुआ। उस पर फ्लैम्बॉयंट स्टाइल में 4 बड़े शब्द खुदे हुए थे, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर के पहले लेयर पर कदम रख दिया है और इमॉर्टल मॉन्यूमेंट प्राप्त किया है। रिवॉर्ड्स कैलकुलेट हो रहे हैं। जियांग ने लंबी सांस ली, उसकी आंखें चमक उठीं। पूरी रात के कठोर ट्रेनिंग के बाद उसने फाइनली फर्स्ट लेयर का असेसमेंट क्लियर कर लिया। देखना है रिवॉर्ड्स क्या मिलते हैं। वो काफ़ी एक्साइटेड था। सच कहे तो रिवॉर्ड्स ना भी मिले, सिर्फ एक रात में मार्शल आर्ट्स विल का इतना इम्प्रूव हो जाना ही बहुत बड़ा गेन था। मार्शल आर्ट्स विल एक ऐसी चीज़ थी जो इनटैंजिबल और इल्यूसिव होती है। नॉर्मल लोगों के लिए इम्प्रूव करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अब जियांग की मार्शल आर्ट्स विल एवरेज लोगों से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ब्यूटी गेट को टोटल 47 बार क्लियर किया है असेसमेंट पास करने से पहले, और 0.001% मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सुंदरता से उतना ही प्यार करते हैं जितना पावर से। टाइटल अनलॉक्ड, ब्यूटी पाथ चेसिंग। रिवॉर्ड कैलकुलेशन, ब्यूटी पाथ चेसिंग, टैलेंट विजिबिलिटी, एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंशन। ब्यूटी पाथ चेसिंग, जब आप ऑपोजिट जेंडर के अपोनेंट या टीममेट का सामना करते हैं, आपकी अटैक स्पीड 35% बढ़ जाती है और 50% एक्स्ट्रा डैमेज देने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। टैलेंट विजिबिलिटी, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर होने के नाते आप आसानी से दूसरों के मार्शल आर्ट्स टैलेंट को पहचान सकते हैं। एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंशन, आपकी कॉम्प्रिहेंशन परमानेंटली 10% बढ़ गई है। पैनल पर लिखे शब्दों को देखकर जियांग को थोड़ा सा दुखी महसूस होने लगा। 0.001% मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर से भी आगे,
क्या बाकी सब ग्रैंड मास्टर्स इतने ज्यादा फर्म हार्टेड होते हैं? फिर उसने खुद को ही समझाया, इस बात पर उसे कोई शर्म महसूस नहीं हुई। आखिरकार पुराने जमाने से ही हीरोज खूबसूरत औरतों के जाल में फंसते आए हैं। सुंदरता पर फिसल जाना इंसान होने का सबूत है। चैप्टर 11 जेनरस रिवॉर्ड्स। तो क्या हुआ अगर कोई मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर है? जियांग ने मन ही मन सोचा। क्या इसका मतलब ये है कि मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर्स को औरतों से रिलेशनशिप रखना मना है? उसने सर झटक दिया और रिवॉर्ड्स की तरफ देखा। ब्यूटी पाथ चेजिंग, टैलेंट विजिबिलिटी। ब्यूटी पाथ चेजिंग समझना मुश्किल नहीं था। ऑपोजिट जेंडर के अपोनेंट से लड़ते वक्त अटैक स्पीड बढ़ जाती है और क्रिटिकल हिट का चांस भी इंक्रीज होता है। लेकिन ये टैलेंट विजिबिलिटी, क्या मैं सच में दूसरों का टैलेंट देख सकता हूँ? सिस्टम चाहता क्या है मुझसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टम मुझे अपना सेक्ट खोलने और डिसाइपल्स रिक्रूट करने को कह रहा है? जियांग ने हेल्पलेस सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। फिर भी रिवॉर्ड्स उसे काफ़ी अच्छे लगे। कॉम्प्रिहेंशन परमानेंटली 10% बढ़ गई है। जियांग की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वो कॉम्प्रिहेंशन के फ़ायदे पहले ही अच्छे से टेस्ट कर चुका था। अपने बी लेवल टैलेंट के साथ मिलकर वो सोचने से भी डर रहा था कि उसकी कल्टीवेशन स्पीड कितनी तेज़ हो सकती है। लेकिन मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर के अंदर वो अपने बॉडी में कोई ऑब्वियस चेंज महसूस नहीं कर पा रहा था। जियांग ने जल्द ही निकलना ठीक नहीं समझा और फिर से पैनल को देखा। आप फर्स्ट लेयर का असेसमेंट पास कर चुके हैं। आप असेसमेंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स दोबारा नहीं मिलेंगे। आप सेकंड लेयर में कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही ये लाइंस अपीयर हुई, जियांग के सामने की स्पेस में सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जैसे सेकंड लेयर अनलॉक हो चुकी हो। असेसमेंट रिपीट कर सकता हूँ? इसका मतलब मैं फर्स्ट लेयर के इल्यूजन रेल्म को यूज़ करके अपनी मार्शल आर्ट्स विल को कंटिन्यूसली टेम्पर कर सकता हूँ। पैनल को देखते हुए जियांग सोच में डूब गया। वो पहले ही डिसाइड कर चुका था कि फ्यूचर में इल्यूजन रेल्म का यूज़ ट्रेनिंग के लिए करेगा। लेकिन अभी वो देखना चाहता था कि क्या वो सेकंड लेयर तक पहुंच सकता है। उसने अपने सामने सफ़ेद येड की सीढ़ियों को देखा और बिना सोचे समझे उन पर चढ़ गया। बूम! जैसे ही उसने पहला स्टेप रखा, एक बेहद भयानक प्रेशर उस पर टूट पड़ा। जियांग ने दांत भींच लिए और किसी तरह खुद को संभालकर खड़ा रहा। लेकिन चाहे जो भी कर ले, वो अगला स्टेप नहीं ले पा रहा था। प्रेशर हद से ज्यादा खौफनाक था। कुछ पल बाद जियांग वापस फर्स्ट लेयर पर आ गया। लगता है जब तक कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्ट नहीं होती, या शायद फर्स्ट ब्रेक के बाद ही मैं सेकंड लेयर को चैलेंज कर पाऊंगा। उसके दिल में थोड़ी सी कसक हुई। टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वो बस पहले स्टेप पर ही खड़ा हो पाया था, और सेकंड लेयर तक पहुंचने के लिए अभी 9 स्टेप्स और बाकी थे। ऊपर से पहली लेयर के पैटर्न को देखकर हर अगला स्टेप पे प्रेशर एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला था। जियांग समझ गया, अभी के लिए उसकी लिमिट यहीं तक थी। अब जाने का टाइम आ गया है। वो मुड़ा और मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर से नीचे उतरने लगा। जल्द ही वो सेलेस्टियल लैडर से बाहर आ चुका था। पीछे मुड़कर उसने उस महान अनंत ऊंचाई तक जाती सीढ़ी को देखा। धीरे धीरे जियांग की परछाई धुंध में गायब हो गई। कमरे के अंदर जियांग अचानक सीधा बैठ गया। टाइम देखा, सुबह के 4 बज रहे थे। क्या ये सब बस एक सपना था? उसने आंखें मली, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने पैनल पर पड़ी, उसे सच्चाई समझ आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन मॉर्टल बॉडी बी लेवल, टैलेंट ओरिजिनल, टेक्निक स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक, ग्रेट सक्सेस 1%, अचीवमेंट्स मार्शल आर्टिस्ट, एंसेस्टर्स फ्रेंड, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर, ब्यूटी पाथ चेजिंग, मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर फर्स्ट लेयर। खुद को देखते ही जियांग को सबसे पहले ये महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर काफी हल्का लग रहा था।
उसकी बॉडी एनर्जी से भरी हुई थी और वाइटैलिटी ओवरफ्लो कर रही थी। ये है बी लेवल मॉर्टल बॉडी। वो क्लियरली महसूस कर सकता था कि उसका शरीर अंदर से बाहर तक पूरी तरह से बदल चुका था। अंधेरे में भी उसकी आंखों के सामने दुनिया बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। उसकी हियरिंग भी अलग लग रही थी। वो दूर की खिड़की से बाहर आने वाली दूर की आवाज़ों को भी हल्की सी सुन पा रहा था। वो खड़ा हुआ और हल्का सा पंच मारा। वैम वैम। सिर्फ एक हल्की सी मूवमेंट पर ही हवा में तेज वूशिंग साउंड गूंज उठी। सच में पहले से बिल्कुल अलग है। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने उसकी बॉडी में कंप्लीट चेंज ला दिया था। बस ये देखना बाकी है कि बी लेवल मॉर्टल बॉडी के साथ कल्टीवेशन कैसी होती है। जियांग क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट से भर गया। अब सिर्फ उसकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ही इम्प्रूव नहीं हुई थी, उसकी कॉम्प्रिहेंशन भी परमानेंटली 10% बढ़ गई थी। आगे का रास्ता और भी ज्यादा तेज होने वाला था। फायर। चैप्टर 12 रैपिड एडवांसमेंट डबल चैप्टर। इस वक्त जियांग ये को सोने का बिल्कुल मन नहीं था। पिछले कुछ दिनों से रोज नाइटमेयर्स आते रही थी, जिनकी वजह से उसकी नींद हमेशा रेस्टलेस ही रही। अभी सुबह का टाइम था, इसलिए जियांग ये ने अपने रूम में ही पंचेस प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने फिस्ट स्टैंस लिया, उसे तुरंत फर्क महसूस हुआ। लगता है मुझे कल्टीवेशन टेक्निक की समझ और गहरी हो गई है। जियांगी ने थोड़ा सा याद किया और पाया कि चेंजिलो की टीचिंग्स अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थी। हर एक डिटेल जैसे उसके दिमाग में जिंदा हो। पहले ये यादें काफ़ी धुंधली सी होती थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अक्सर मिस हो जाते थे। क्या यही होता है जीनियस होने का एहसास? जियांग ये पूरी तरह उस फीलिंग में डूब गया, जैसे नशे में हो। जैसे कहा जाता है, मास्टर रास्ता दिखाता है, लेकिन कल्टीवेशन खुद पर डिपेंड करती है। कोई भी मार्शल आर्ट्स टीचर हर एक छोटी डिटेल को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए टीचर की डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान जो समझ आता है वो पूरी तरह स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बार बार देखने के बाद भी समझ नहीं आती, अगर ग्रास्प करने की एबिलिटी ना हो। लेकिन कुछ मार्शल आर्ट्स जीनियसेस ऐसे होते हैं जो उन की पॉइंट्स को खुद ही परसीव कर लेते हैं और उनसे ट्रेमेंडस फ़ायदा उठाते हैं। और इस वक्त जियांग ये बिल्कुल वैसा ही था। उसने अपनी यादों में चेंजिलो को ऑब्जर्व किया, चेस्ट, वेस्ट, हिप्स और बाकी इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर फोकस करते हुए। शुरू से एंड तक एनर्जी कनेक्टेड रहती है, एक मूव दूसरे से टाइटली लिंक्ड होता है। तो ड्रैगन स्विंग्स द टेल को ऐसे यूज़ करते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में जियांग ने बहुत बड़ा गेन कर लिया। वो एक ऐसे स्टेट में आ चुका था जहां उसे ना थकान महसूस हो रही थी, ना ही वक्त का एहसास। पूरा का पूरा डूब चुका था कल्टीवेशन में। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक को वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता रहा। पता ही नहीं चला और आसमान में सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। खिड़की से आती चमकदार धूप देखकर ही जियांग को एहसास हुआ 11 बज चुके हैं। खुशकिस्मती से आज उसका डे ऑफ था, वरना स्कूल जाना पड़ता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लगातार 6 घंटे प्रैक्टिस कर लूँगा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस कर रहा था। सुना था कि ग्रेट सक्सेस के बाद इम्प्रूवमेंट और भी मुश्किल हो जाता है, माइनर सक्सेस से काफ़ी ज़्यादा। फिर भी मुझे ये माइनर सक्सेस से ज़्यादा इजी क्यों लग रहा है? जियांग को याद आया कल्टीवेशन टेक्निक को माइनर सक्सेस के 99% से 100% तक ले जाने में उसे पूरे 3 दिन लग गए थे। चेंजिलो के अकॉर्डिंग ग्रेट सक्सेस के बाद इम्प्रूवमेंट की डिफ़िकल्टी माइनर सक्सेस से 5 गुना ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1% प्रोग्रेस के लिए उसे आधा महीना लग सकता था। लेकिन वो सब पहले की बात थी। देखते हैं मैं कितना आगे बढ़ा हूँ। थोड़ी सी घबराहट के साथ जियांग ने इंटरफेस खोला। कल्टीवेशन, स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक, ग्रेट सक्सेस,
3%। सिर्फ 6 घंटे और 2% इम्प्रूवमेंट। ये देखकर जियांगे के चेहरे पर शॉक साफ नजर आ गया। लॉजिकली तौर पर जो चीज़ 1 महीने में होती है वो 6 घंटे में कैसे हो सकती है? क्या यही मेरी असली पोटेंशियल है? इस सोच के साथ जियांगे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका रास्ता अब सच में रैपिड एडवांसमेंट की तरफ जा चुका था। रैपिड एडवांसमेंट। चैप्टर 12 रैपिड एडवांसमेंट। जियांग ये समझ गया था कि इतनी तेज इम्प्रूवमेंट का सीधा कनेक्शन उस फिजिकल एनहांसमेंट से था जो उसने अभी अभी हासिल की थी। अब उसकी मार्शल बोन ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, मॉर्टल बॉडी बी लेवल में। ऊपर से उसकी कॉम्प्रिहेंशन परमानेंटली 10% एनहांस हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि उसकी मार्शल आर्ट्स एप्टीट्यूड में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आई थी। टैलेंट अभी भी ओरिजिनल ही था, लेकिन पहले वाले ओरिजिनल टैलेंट से इसका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता था। ये तो सिर्फ मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर के फर्स्ट लेयर का रिवॉर्ड है। सोचो, अगर फर्स्ट लेयर ही इतना पावरफुल है तो आगे के लेयर्स क्या क्या देंगे? जियांग ये का दिल एक्साइटमेंट से भर गया। और कुछ भी ना मिले, अगर सेकेंड लेयर में एक और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया तो वो बात ही नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। लेकिन सेकेंड लेयर में एंटर करने के लिए शायद कल्टीवेशन टेक्निक को परफेक्ट करना पड़ेगा या फिर फर्स्ट ब्रेक अचीव करनी होगी। तभी भैया भैया, लंच के लिए बाहर आ जाओ। दरवाजे के बाहर से जांग टिंग की साफ और चंचल आवाज आई। आ रहा हूँ, जांगे ने जवाब दिया। सुबह से पंचेस प्रैक्टिस करते करते उसे काफ़ी भूख लग चुकी थी। डिनर टेबल पर जांग टिंग ने जांगे को देखा और क्यूरियस टोन में पूछा, भैया कल रात जब मैंने बुलाया था तो आप बाहर क्यों नहीं आए? ऊपर से डोर भी लॉक कर लिया था। आप रूम में कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे? कल रात जब जियांगे मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लैडर में गया था, उसने सेफ्टी के लिए दरवाज़ा लॉक कर लिया था। तुम्हें ऐसी बातें बोलना किसने सिखाया? जियांगे ने बहन को एक नज़र देखा। जियांगटिंग हंसी और बोली, मेरे क्लासमेट्स कहते हैं अगर कोई लड़का रूम लॉक करके बाहर नहीं निकलता तो वो कुछ गलत कर रहा होता है। ये सुनते ही जियांगे के दिमाग में रात भर इल्यूजन रेल्म के सीन्स फ्लैश हो गए, जहां अलग अलग सुंदरियां उसे टेस्ट कर रही थी। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा थॉटफुल हो गया। ये देखकर जियांगटिंग ने तुरंत अपनी शरारती मुस्कान हटा ली। उसका छोटा सा चेहरा सीरियस हो गया। भैया, आपने सच में कुछ गलत तो नहीं किया ना? पुलिस तो हमें अरेस्ट करने नहीं आएगी? उसकी बात सुनते ही जियांगे ने उसके सर पर हल्का सा थपकी मारी। फालतू इमेजिनेशन बंद कर, खाना खा। ओ ओ, जियांगटिंग ने जीभ बाहर निकाली और चुपचाप खाने लगी। जियांगे ने टेबल के खाली कोने की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, दोनों पेरेंट्स काम पर गए हुए हैं। जियांग दहाई नाइट सिक्योरिटी में था, लेकिन कभी कभी दिन में भी ड्यूटी आ जाती थी। और ली अन पिंग मेन जॉब के अलावा पार्ट टाइम काम भी करती थी। आखिरकार जियांगे अब एक क्रूशियल ग्रोथ पीरियड में था। उसकी डेली एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और इसका मतलब था घर का खर्चा भी काफ़ी बढ़ गया था। अब जब स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक ग्रेट सक्सेस तक पहुंच चुकी है, टीचर के अकॉर्डिंग मैं ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करके पैसे कमा सकता हूं, बस शायद नेक्स्ट सेमेस्टर से। ये सोचते सोचते जियांगे को याद आया, कल फाइनल असेसमेंट है। फाइनल असेसमेंट, इस बार मुझे टॉप 3 में घुसना ही होगा। उसने मन में पक्का इरादा कर लिया। अगर वो टॉप 3 में आ गया तो उसे स्कॉलरशिप मिलेगी, कुछ हज़ार से लेकर 10,000 तक। उसके जैसे घर के लिए ये अमाउंट काफ़ी बड़ी बात थी। जियांगे ने जियांगटिंग की तरफ देखा जो पूरी सिंसियरिटी के साथ खाना खा रही थी। उसकी आंखों में एक सॉफ्ट सी वार्मथ आ गई। ये घर सिंपल था, लेकिन इसी सिंप्लिसिटी में सुकून था। वो चाहता था कि सब कुछ ऐसे ही बना रहे। तभी जियांगे को अचानक कुछ याद आया। उसने चुपके से ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट इंटरफेस खोला। क्या मैं जियांगटिंग का भी टैलेंट चेक कर सकता हूँ? जैसे ही उसने इंटरफेस का फोकस जियांगटिंग पर किया, उसके छोटे से सर के ऊपर तुरंत छोटे छोटे शब्द उभर आए। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मॉर्टल बॉडी। जियांगे की नज़र थोड़ी देर के लिए वहीं टिक गई। समझ गया, कहानी सिर्फ शुरू हुई थी और पोटेंशियल घर के अंदर ही छिपा हुआ था। चैप्टर 13 रैपिड प्रोग्रेस, डबल लेंथ। टैलेंट ओरिजिनल। ये है टैलेंट विजिबिलिटी। जियांग की नज़र थोड़ी सी अजीब हो गई।
क्या मैं सच में लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन और टैलेंट देख सकता हूँ? अपनी सोच वेरीफाई करने के लिए जियांग खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर नीचे चल रहे पेडेस्ट्रियंस को देखने लगा। जैसे ही उसकी नज़र उन पर पड़ी, उनके सर के ऊपर छोटी छोटी लाइंस अपीयर होने लगी। कॉन्स्टिट्यूशन मॉर्टल बॉडी डी लेवल, टैलेंट ओरिजिनल। ओबियर कॉन्स्टिट्यूशन मॉर्टल बॉडी डी लेवल, टैलेंट ओरिजिनल। जियांग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अजब बात है, उसने अचानक नोटिस किया। जियांग टिंग का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मॉर्टल बॉडी दिखाता है, कोई लेवल क्यों नहीं है? उसने दोबारा जियांग टिंग की तरफ देखा। रिजल्ट बिल्कुल पहले जैसा ही था। कॉन्स्टिट्यूशन मॉर्टल बॉडी, टैलेंट ओरिजिनल। ऑड। जियांग ने अपनी थोड़ी सी दाढ़ी को छुआ, फिर उसे अचानक कुछ याद आ गया। जियांग टिंग जियांग दहाई और ली एनपिंग की बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी। बिल्कुल उसकी तरह वो भी अडॉप्टेड थी। फिजियोलॉजिकल रीजंस की वजह से जियांग दहाई और ली एनपिंग के अपने बच्चे नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा जियांग ये को ही अपना अकेला वारिस माना था। और जब जियांग ये सिर्फ 5 साल का था, तब उन्होंने एक छोटी सी लड़की को सड़क पर छोड़ा हुआ पाया। उस वक्त घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी खराब थी और जियांग दहाई अडॉप्शन के खिलाफ था। लेकिन ली एनपिंग, जो खुद एक ऑर्फन थी, ऐसे सीन को देखकर चुप नहीं रह सकी। उसने जिद की और उस बच्ची को घर ले आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ ने सच में कोई ट्रेजर उठा लिया हो? क्या इस लड़की का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अलग है? जियांग सोच में पड़ गया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसने सर हिला दिया। उसे याद था, टेक्स्ट बुक्स में लिखा था कि मार्शल आर्ट्स प्रोडिजीज बचपन से ही कोई ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी दिखाते हैं, लेकिन जियांग टिंग ने कभी भी ऐसी कोई खास चीज़ नहीं दिखाई थी। आखिर में ये भी एक मॉर्टल बॉडी ही है, जियांग ने मन ही मन साय किया। चाहे थोड़ा स्पेशल हो, लेकिन ज़्यादा स्पेशल नहीं हो सकता। ऊपर से टैलेंट भी ओरिजिनल ही है। इस दुनिया में टैलेंट सब कुछ होता है। ओरिजिनल टैलेंट का 99% हिस्सा ऑर्डिनरी रहने के लिए ही बना होता है। जियांग ये सब सोच ही रहा था, उधर जियांग टिंग भी चुपके से उसे ऑब्जर्व कर रही थी। जब उसने देखा कि जियांग ये खिड़की के पास इधर उधर चल रहा है, तो उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आ गया। भैया ने सच में कुछ गलत काम तो नहीं कर लिया ना? ये सोचते ही उसने अपनी छोटी सी सफ़ेद मुट्ठियाँ भींच ली। उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन की चमक आ गई। भैया डरो मत, उसने अचानक जोर से कहा। जियांग चौंक गया। जियांग टिंग ने अपनी मुट्ठियाँ भींचे हुए ही कहा, अगर बाद में पुलिस आए तो कह देना कि सब मैंने किया था। मैं बच्ची हूँ, मैंने कुछ गलत किया भी हो तो पुलिस मुझे कुछ नहीं बोलेगी। तुम क्या बकवास सोच रही हो? जियांग बेचैन होते हुए कहा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो आगे बढ़ा और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया। उसके मन में एक साथ हंसी भी थी और हेल्पलेसनेस भी। खाना खाने के बाद जियांग ये वापस अपने रूम में आ गया और कल्टीवेशन रिज्यूम कर दी। खाने के अलावा वो सिर्फ कल्टीवेशन ही करता रहा। प्रैक्टिस करते करते रात के 1 बज गए। तब जाकर थका हुआ शरीर लेकर वो सोने गया। शायद ज्यादा थकान की वजह से जियांग आधी बेहोशी की स्टेट में सोया और उसे लगा जैसे वो अपने बचपन का सपना देख रहा हो। उस वक्त वो सिर्फ 1 साल का था। एक जवान आदमी उसे गोद में उठाए एक भव्य और शानदार महल की तरफ ले जा रहा था। जियांग ने ध्यान दिया, उस जवान आदमी का चेहरा उससे काफी मिलता जुलता था। गहरी आंखें, तीखी नाक, बिल्कुल उसी जैसे। जवान आदमी ने सामने महल की तरफ देखा। महल के गेट पर लगे प्लैक पर 4 बड़े शब्द लिखे थे, स्टार सी डिवाइन पाथ। धुंधली सी आवाज में जियांग ने उस आदमी को बोलते हुए सुना, मुझे जरूर सफल होना है। फिर उसने देखा वो जवान आदमी बिना रुके आगे बढ़ गया। सपना टूटने लगा, सीन बदल गया। जवान आदमी गायब हो चुका था और अंधेरे में 1 साल का जियांग ये पड़ा हुआ था, जोर जोर से रो रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, जैसे कोई काली लहर उसे निगल रही हो। जियांग अचानक बेड पर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। वही अजीब नाइटमेयर फिर से। उसने सर पकड़ लिया। पिछले कुछ दिनों से ये सपना बार बार आ रहा था, लेकिन आज का सपना कुछ ज्यादा ही क्लियर था। इतना क्लियर कि उठते ही उसे सब याद रह गया। मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं?
नॉर्मली 1 साल की उम्र से पहले की यादें लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये मेमोरी जैसे जियांग ये के दिमाग में गहरी जड़ पकड़ चुकी थी। उसने महसूस किया, शायद जैसे जैसे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बचपन की यादें भी धीरे धीरे सरफेस पर आ रही हैं। लेकिन वो जवान आदमी कौन था? ये बात पक्की थी, वो जियांग दहाई नहीं था। जियांग ये को याद था, उस आदमी का चेहरा उससे 7-8 हिस्सा मिलता जुलता था। दिल के अंदर एक अनजानी सी हलचल उठने लगी। लगता था उसका पास्ट धीरे धीरे उसे बुला रहा था। चैप्टर 13 रैपिड प्रोग्रेस। क्या वो मेरा बायोलॉजिकल फादर हो सकता है? ये ख्याल आते ही जियांगे के दिल में हल्की सी झटका लगा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को रोक लिया। वो असल में एक ट्रांस माइग्रेंट था। उसके लिए बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन थे ये उतना मायने नहीं रखता था, क्योंकि उनके साथ जुड़ी कोई यादें उसके पास थी ही नहीं। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे वो लोग जो अभी उसके साथ थे। नाश्ता करने के बाद जियांगे जियांगटिंग को एन सिटी प्राइमरी स्कूल छोड़ने निकला। स्कूल गेट पर अलग होने से पहले जियांगटिंग अचानक बोली, भैया आज मेरे लिए एक हॉट डॉग ले आना। हाँ? जियांगे मुस्कुरा दिया। अचानक हॉट डॉग खाने का मन क्यों हो गया? जियांगटिंग ने बिल्कुल सीरियस टोन में जवाब दिया, मेरी क्लासमेट ने कहा है अगर स्ट्रांग बनना है तो हॉट डॉग खाना पड़ता है। क्या? जियांगे कंफ्यूज हो गया। जियांगटिंग ने अपनी छोटी सी मुट्ठियां भींच ली और बोली, मैं जल्दी बड़ी होना चाहती हूँ, स्ट्रांग बनना चाहती हूँ, ताकि मॉम और डैड काम में मदद कर सकूं। जियांगे ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। मदद करनी है तो मुझे करनी चाहिए, तुम्हें नहीं। मैं आपकी असिस्टेंट बन जाऊंगी भैया, जियांगटिंग ने सीना फुलाकर कहा। जियांगे हंस पड़ा, सर हिलाकर बोला, ठीक है, स्कूल के बाद हॉट डॉग ला दूंगा, अब जाओ। ही थैंक यू भैया, आप सबसे बेस्ट हो। छोटी सी लड़की ने उसकी बाहों को हग किया, उसके हाथ पर एक छोटा सा किस दिया और खुशी खुशी स्कूल के अंदर भाग गई। एन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल। जैसे ही जियांगे स्कूल के गेट के अंदर घुसा, उसे एक सीरियस और टेंस एटमॉस्फेयर महसूस हुआ। आज कैंपस में वो यूजुअल चहल पहल नहीं थी। स्टूडेंट्स के चेहरों पर या तो टेंशन थी या फिर एक्सपेक्टेशन। सब तेज तेज टीचिंग बिल्डिंग्स की तरफ बढ़ रहे थे। रीजन सिंपल था, आज फाइनल एग्जाम का दिन था। चलते चलते जियांगे ने अपना स्टेटस पैनल चेक किया। कल्टिवेशन टेक्निक, स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक, ग्रेट सक्सेस 5%। कल एक दिन की कल्टिवेशन में सीधा 4% इम्प्रूवमेंट। सिर्फ एक दिन में 4%, और ये ग्रेट सक्सेस स्टेज पर था, जहां डिफिकल्टी माइनर सक्सेस से 5 गुना ज्यादा होती है। यहाँ 1% का इंक्रीज भी बहुत बड़ी बात होती है। एडवांस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी यही हाल होता है। तो ये होता है बी लेवल फिजिक का असर। जियांगे ने गहरी सांस ली। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब कल्टीवेशन एक स्ट्रगल हुआ करती थी। ग्रेट सक्सेस के बाद डिफिकल्टी सच में काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन अब उसके लिए कल्टीवेशन पहले से ज़्यादा इजी लग रही थी। जैसे एक मैथ प्रॉब्लम हो। एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट के लिए वो प्रॉब्लम नामुमकिन होती है, लेकिन चिंगहुआ या पीकिंग यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट के लिए 1 + 1 = 2 जितनी सिंपल। ये सोचते हुए जियांगे अपने एग्जामिनेशन रूम तक पहुंच गया। क्लासरूम काफ़ी बड़ा था, लेकिन अंदर सिर्फ लगभग 20 स्टूडेंट्स ही थे। सुबह का एग्ज़ाम कल्चरल एग्ज़ाम था। मार्शल ट्रेनिंग की वजह से स्टूडेंट्स की आईसाइट काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए चीटिंग रोकने के लिए स्कूल ने रूल बनाया था। हर एग्जामिनी के बीच कम से कम 3 मीटर का डिस्टेंस। कल्चरल सब्जेक्ट्स में जियांगे टॉप स्टूडेंट था, इसलिए एग्ज़ाम उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कोई लापरवाही नहीं की। पेपर कंप्लीट करने के बाद उसने बार बार चेक किया, बेल बजने पर ही पेपर सबमिट किया। आखिरकार मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी 30% कल्चरल स्कोर ज़रूरी होता है। एडवांस क्लास के जीनियसेस के लिए कल्चरल पेपर्स लगभग फुल मार्क्स जैसे होते हैं। जीनियस हर चीज़ में स्ट्रांग होता है। कल्चरल एग्ज़ाम खत्म हुआ। कैफेटेरिया में लंच करने के बाद जियांगे क्लास 9 के मार्शल आर्ट्स क्लासरूम की तरफ चला। क्लासरूम के अंदर
काफी लोग ऑलरेडी कल्टीवेशन में लगे हुए थे। फाइनल एग्जाम से पहले लास्ट स्प्रिंट। दूर ही ली जिचाओ अपनी बाजू में एक इंजेक्शन लगा रहा था। एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ये एग्जाम लीगल पोर्शन था और टेस्ट से 1 घंटा पहले इंजेक्ट करना रूल्स के खिलाफ नहीं था। बस ये नॉर्मल पोर्शन से काफी महंगा होता है। काफी अमीर है, जियांग ये ने मन ही मन सोचा, लेकिन वो समझता भी था ली जिचाओ के पेरेंट्स दोनों स्टार मार्शल मास्टर्स थे और बड़ी कंपनीज में हाई पोजीशंस पर थे। फैमिली बैकग्राउंड का कंपैरिजन ही नहीं था। ये सोचते हुए जियांग ये ने इंस्टिंक्टिवली अपना स्टेटस पैनल ओपन किया और ली जिचाओ को ऑब्जर्व किया। अगले ही पल उसके सर के ऊपर छोटी लाइंस अपीयर हुईं। फिजिक, मॉर्टल बॉडी, सी लेवल। सिर्फ सी लेवल? जियांग ये थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन जब उसने ली जिचाओ की कल्टीवेशन स्पीड को याद किया तो समझ आ गया। ली जिचाओ ने हाई स्कूल के पहले साल में ही स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक को माइनर सक्सेस तक पहुंचा दिया था और सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के स्टार्ट में ग्रेट सक्सेस ब्रेक कर लिया। ये स्पीड ऑर्डिनरी क्लासेस के स्टूडेंट से फास्ट थी, लेकिन एडवांस क्लास के जीनियसेस से अभी भी थोड़ी स्लो। जियांग ये ने बाकी लोगों को देखा। ज्यादातर स्टूडेंट्स डी लेवल फिजिक्स वाले थे। सिर्फ क्लास के टॉप 10 में कुछ लोग सी लेवल के थे। आखिरकार मीडियोक्रिटी ही मेजॉरिटी होती है। जियांग ये ने हल्की सी साई ली, फिर उसके दिल में थोड़ी एक्साइटमेंट आई। देखते हैं इस बार फाइनल एग्जाम में मेरी स्ट्रेंथ कितनी आगे बढ़ी है। सेकेंड ईयर के एग्जाम ज्यादा नहीं होते, सिर्फ 2 एग्जाम्स ही सच में मैटर करते हैं, स्कूल ईयर के स्टार्ट का एग्जाम और फाइनल एग्जाम। खासकर फाइनल एग्जाम, क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर कोई टॉप 3 में आ जाए तो मिलने वाली अमाउंट काफी ज्यादा होती है। जियांग ये ने अपनी मुट्ठी धीरे से भींच ली। इस बार मुझे टॉप 3 में घुसना ही होगा। चैप्टर 14, चैप्टर 13, फाइनल असेसमेंट। 1 घंटे बाद एक मिडिल एज्ड आदमी जो काले रंग की मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म पहने हुए था, 9th ग्रेड के मार्शल आर्ट्स क्लासरूम में तेज कदमों से आया। असेसमेंट शुरू होने वाली है, सब लोग तैयार हो जाओ। उसकी आवाज़ भारी और अथॉरिटी से भरी हुई थी। स्टूडेंट्स तुरंत अलर्ट हो गए। जो लोग कल्टीवेशन कर रहे थे सब रुक गए और अपनी पोजीशन संभाल ली। ये शायद मार्शल आर्ट्स क्लास का ग्रेड डायरेक्टर होगा। जियांग ये ने उस मिडिल एज्ड आदमी को देखते हुए सोचा। उसके सिर के ऊपर तुरंत 2 लाइन्स ऑफ इंफॉर्मेशन उभर आईं। फिजिक, मॉर्टल बॉडी, लोअर ए लेवल, टैलेंट, न्यूबॉर्न। लोअर ए लेवल? जियांग ये थोड़ा सा हैरान हो गया। बी, सी और डी लेवल में सिर्फ एक रैंक होता था, लेकिन लगता है ए लेवल को अपर, मिडिल और लोअर रैंक्स में डिवाइड किया गया है। और ये अब तक का सबसे हाई फिजिक लेवल था जो जियांग ये ने देखा था। स्कूल के मार्शल आर्ट्स ग्रेड डायरेक्टर प्रिंसिपल के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी माना जाता था। इस लेवल का होना बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन टैलेंट और फिजिक में असली डिफरेंस क्या है? जियांग ये सोच में पड़ गया। दोनों कल्टीवेशन स्पीड को इफेक्ट करते लगते हैं। अब तक जियांग ये का टैलेंट अभी भी ओरिजिनल ही था, लेकिन उसकी कल्टीवेशन स्पीड स्पेशल क्लास के न्यूबॉर्न टैलेंट स्टूडेंट से कम नहीं थी। इस दुनिया में टैलेंट को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है तो ज़रूर टैलेंट का कोई और भी काम होगा। जब जियांग ये सब सोच ही रहा था तब असेसमेंट शुरू हो गया। द 4 पार्ट मार्शल आर्ट्स असेसमेंट का पहला पार्ट अब शुरू होता है, डायरेक्टर जैंग वनवू ने गहरी आवाज में कहा। 4 पार्ट असेसमेंट का मतलब था पंच स्ट्रेंथ टेस्ट, स्पीड टेस्ट, अरीना कॉम्बैट टेस्ट और वर्चुअल स्टारी स्काई कॉम्बैट टेस्ट। बिल्कुल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न जैसा। जैंग वनवू के बोलते ही क्लासरूम के बीच में एक पंच स्ट्रेंथ टेस्टर ऊपर उठाया। पहला नाम स्यूसिसी, जैंग वनवू ने बिलाया। एक लड़की पतली सी बॉडी और लंबी टांगों के साथ स्टेज पर चढ़ गई। आगे जैंग वनवू ने उस स्टूडेंट को मशीन के पास जाते हुए देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। मैंने सुना है 9th ग्रेड में काफ़ी प्रॉमिसिंग टैलेंट है, वो मन ही मन सोचने लगा।
मिस चैन ने जिस तरह से तारीफ की है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा स्टूडेंट है। बूम! सीयूसीसी का पंच लगा और रिजल्ट तुरंत स्क्रीन पर आ गया। 603 किलोग्राम्स। जैंग वनवू ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। सॉफ्टमोर ईयर तक ऑर्डिनरी क्लास में ग्रेट सक्सेस अचीव करना बुरा नहीं है। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक के ग्रेट सक्सेस का स्टैंडर्ड 500 किलोग्राम्स होता है, लेकिन जैंग वनवू के लिए ये सिर्फ ठीक-ठाक ही था। सीयूसीसी वापस अपनी सीट पर आई। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट छुपी हुई थी। पंच स्ट्रेंथ फिर से इम्प्रूव हुई है। क्या इस बार मैं फर्स्ट आ सकती हूँ? उसके मार्शल आर्ट स्कोर्स हमेशा क्लास में सेकंड रहते थे। ली जिछाओ के ग्रेट सक्सेस अचीव करने के बाद वो भी उसके पीछे पीछे पहुंच गई थी। इस बार 600 किलोग्राम्स क्रॉस करना एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। शायद फर्स्ट प्लेस पॉसिबल हो। आगे जैसे जैसे एक एक करके स्टूडेंट्स टेस्ट देते गए, इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड पर रैंकिंग्स लगातार चेंज होती रहीं। लेकिन जैंग वनवू को अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला था जो उसे सच में इम्प्रेस कर सके। तभी एक लड़का जिसका हेयरलाइन काफी शार्प था स्टेज पर चढ़ा। बूम! ली जिठाओ ने पंच मारा और पंच स्ट्रेंथ डिस्प्ले पर नंबर्स तेजी से बढ़ने लगे। 732 किलोग्राम्स। वाओ! पूरा क्लासरूम हैरान रह गया। 732 किलोग्राम्स, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरा तो सिर्फ 400 से थोड़ा ऊपर है। ये बंदा ऐसे कैसे ट्रेन करता है? भीड़ में खड़ी सीयूसीसी ने ये देखते ही गहरी सांस ली। लगता है इस बार भी मुझे सेकंड प्लेस से ही काम चलाना पड़ेगा। ली जिछाओ की ग्रोथ उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा थी। एक सेमेस्टर में 300 किलोग्राम्स का इम्प्रूवमेंट? वेन यूथुए ने आंखें से कोड़कर कहा। ये ली जिछाओ सच में मॉन्स्टर है। उसने साइड में बिल्कुल शांत खड़े जियांग ये को देखा और पूछा, ये तो बिल्कुल सरप्राइज्ड क्यों नहीं लग रहा? इसमें सरप्राइज वाली क्या बात है? जियांग ये ने सर हिलाकर कहा। उसकी कल्टीवेशन सीरियस है, ऊपर से एनहांसर्स का यूज भी डिसिप्लिन से करता है। इतनी प्रोग्रेस नॉर्मल ही तो है ना? तुम ठीक कह रहे हो। वेन यूथुए ने थोड़ा सोचा और हाँ में सर हिला दिया। बात तो सही है। स्टेज पर खड़े जैंग वनवू की आंखों में एक चमक उभरी। ली जिछाओ, बुरा नहीं, उसने सोचा, लेकिन मल्टी मिलियन एसेट्स और मार्शल आर्ट्स पावर हाउस पेरेंट्स। जैंग जियानवू ने टैबलेट पर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन देखी। उसने मन ही मन सर हिला दिया। उसके लिए इस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट का ऐसा परफॉर्मेंस बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था। आउटस्टैंडिंग तो बिल्कुल नहीं। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपना टेस्ट कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन जैंग जियानवू को अभी तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला था जो सच में उससे इम्प्रेस कर सके। उसके मन में हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट आ गई। नेक्स्ट, जियांग ये। नाम बुलाते ही एक ग्रेसफुल और हैंडसम लड़का स्टेज पर आगे बढ़ा। ये स्टूडेंट? जैंग जियानवू की नज़र तेज थी। एक ही नज़र में उसे महसूस हो गया कि ये लड़का कुछ अलग सा है। जैंग ये पंच स्ट्रेंथ टेस्टर के सामने खड़ा हो गया। क्लैंग क्लैंग, उसके मसल्स उभर आए और हड्डियों से हल्की सी आवाज़ निकलने लगी। जैसे ही उसने अपनी राइट फिस्ट उठाई, उसके शोल्डर्स, वेस्ट और हिप्स के मसल्स सटली फूल गए। जमीन से शुरू होके ऊपर तक एक प्राइमल पावर का फ्लो महसूस हुआ। बूम! पंच छूट गया। पंच स्ट्रेंथ डिस्प्ले पर नंबर्स तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। 610 किलोग्राम्स, 610 किलोग्राम्स, 610 किलोग्राम्स। एक सेकंड के बाद नंबर बिल्कुल रुक गया। 610 किलोग्राम्स। 610 किलोग्राम्स? जियांग खुद भी थोड़ा सरप्राइज था। आखिर उसने अभी ही ग्रेट सक्सेस अचीव किया था। सच में, जितनी स्ट्रॉन्ग फिजिक होती है, उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ नेचुरली मिलती है। जियांग ये मन ही मन सोचने लगा, अगर मेरी फिजिक बी लेवल ना होती तो शायद पंच स्ट्रेंथ बस 500 के थोड़ा ऊपर ही होती। सेम रेल्म में जितनी बेटर फिजिक, उतनी ज्यादा कॉम्बैट पावर। ये बात जियांग ये ने पहले ही प्रिलिमिनरी असेसमेंट के वक्त गेस कर ली थी और आज ये बिल्कुल कंफर्म हो गई।
ग्रेट सक्सेस में बस एंटर करते ही बी लेवल फिजिक ने उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बैट पावर दे दी। जैंग ये ने जैंग जियानवू को रिस्पेक्टफुली बो किया और बिना कुछ बोले स्टेज से नीचे उतर गया। तो क्लासरूम फिर से हंगामे से भर गया। काफी स्टूडेंट्स ने जैंग ये को हैरानी से देखा। उक्सो सिसी भी थोड़ी सी अनविलिंग नज़र से उसकी तरफ देख रही थी। उसने पहले सोचा था कि वो सेकंड प्लेस पक्का रखेगी और फर्स्ट प्लेस के लिए फाइट करेगी, लेकिन अब सेकंड प्लेस भी हाथ से निकलता हुआ लग रहा था। जैंग ये, उक्सो सिसी ने धीरे से कहा, इस बंदे का प्रिलिमिनरी टेस्ट तो सिर्फ 245 किलोग्राम्स था ना? एक ही सेमेस्टर में लगभग 400 किलोग्राम्स का जंप, ली जे चाओ से भी ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस। ये बंदा आखिर करता क्या है? दूसरी तरफ वेन युएत हुई की आंखें फैल गई। 610, बिल्कुल क्लीन नंबर, नो सॉल्ट एट ऑल। भाई, तूने हैक्स कहाँ से खरीदे? मुझे भी एक बेच दे। जैंग ये ने सर हिला दिया, एक गहरी सांस ली और बोला, मैंने पहले ही बोला था, परसिस्टेंस और हार्ड वर्क। वेन युएत हुई गुस्से से बोल उठा, रिच लोग टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं, पुअर लोग म्यूटेशन पर। तू पक्का म्यूटेट हो गया है। शायद, जैंग ये मुस्कुरा दिया। कुछ सेंस में देखा जाए तो वो सच में म्यूटेट ही हो चुका था। स्टेज पर खड़ा जैंग जियानवू ही जैंग ये को देख रहा था। ये वही है, उसने मन ही मन सोचा। उसने पहले ही जैंग ये की इन्फॉर्मेशन चेक कर ली थी। ऑर्डिनरी फैमिली, ऑर्डिनरी बैकग्राउंड। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इस स्टूडेंट की ग्रोथ स्पीड। पिछले टर्म के फाइनल एग्जाम में रैंक 40, इस टर्म के ओपनिंग असेसमेंट में रैंक 25 और अब सीधा सेकंड प्लेस। लगता है मिस चेन बिल्कुल सही थी। यांग जियानवू में हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। 9th ग्रेड में सच में एक प्रॉमिसिंग टैलेंट निकला है। हाँ, सिर्फ प्रॉमिसिंग। मार्शल आर्ट्स ग्रेड डायरेक्टर होने के नाते यांग जियानवू को अच्छे से पता था कि ओरिजिनल टैलेंट का लिमिट कहाँ तक होता है। सॉफोमोर ईयर में रैपिड ग्रोथ अनकॉमन नहीं है, लेकिन अक्सर सीनियर ईयर आते आते ये मोमेंटम स्लो हो जाता है। जल्द ही पंच स्ट्रेंथ असेसमेंट खत्म हो गया। ली जे चाओ फर्स्ट, जैंग ये सेकंड, उक्सो सिसी थर्ड। वेन युएत हुई ने भी इस बार काफी अच्छा परफॉर्म किया और 6th प्लेस पर आ गया। जैंग जियानवू स्टेज पर खड़े होकर सीरियस आवाज में बोला, सेकंड असेसमेंट स्पीड टेस्ट अब शुरू होता है। पहला नाम उक्सो सिसी। नाम सुनते ही उक्सो सिसी ने गहरी सांस ली। उसने जैंग ये की तरफ देखा। उसके फेयर चेहरे पर कम्पेटिटिवनेस की हल्की सी चमक थी। पंच स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं थी। लड़की होने के नाते स्पीड पर उसने इस पूरे सेमेस्टर फोकस किया था। स्पीड टेस्ट में मुझे पॉइंट्स रिकवर करने ही होंगे, उसने मन ही मन सोचा। अगर स्पीड टेस्ट और बाकी कॉम्बैट टेस्ट्स में मैं जैंग ये से आगे निकल जाऊं तो सेकंड प्लेस अभी भी मेरे हाथ में रह सकता है। जैंग ये को क्रॉस करना और ली जे चाओ का पीछा करना, यही उसका गोल था आने वाले टेस्ट्स के लिए। उक्सो सिसी ने गहरी सांस ली और फिर स्टेज पर कदम रख दिया। चैप्टर 15, चैप्टर 14, जाओ क्विंग ली। सूसी सिल्वर ट्रेडमिल पर कदम रखती है। बूम! सिल्वर ट्रेडमिल गरज के साथ एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड प्लेस, मुझे सेकंड प्लेस पक्का रखनी ही होगी ताकि सीनियर ईयर में 10,000 युआन स्कॉलरशिप मिल सके। और अगर मैं फर्स्ट प्लेस तक पहुंच गई तो 30,000 युआन स्कॉलरशिप मिलेगी। सूसी खुद को लगातार मोटिवेट करती रहती है। फेडरेशन के रूल्स के मुताबिक जिनकी मंथली इनकम 10,000 युआन से कम होती है उन्हें पुअर फैमिली कैटेगरी में रखा जाता है। वो भी ऐसी ही फैमिली से आती है। वो हार नहीं सकती। लड़की अपनी पतली और लंबी टांगों के साथ बिजली की तरह स्प्रिंट करने लगती है। शायद सेल्फ मोटिवेशन का असर था। इस बार उसे महसूस होता है कि उसकी स्पीड पहले से कहीं ज़्यादा ब्रेक थ्रू कर रही है। 100 मीटर टेस्ट खत्म होता है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर उसका रिजल्ट फ्लैश होता है। 16.9 मीटर्स पर सेकंड। 16.9?
सूसी की आंखों में हैरानी चमक उठती है। नॉर्मल कंडीशंस में उसकी मैक्स स्पीड सिर्फ 16.5 होती थी। बाकी स्टूडेंट्स भी एक एक करके स्पीड टेस्ट देने लगते हैं। वेन यूए हुई 14.1 मीटर्स पर सेकेंड, ली जी चाओ 17.0 मीटर्स पर सेकेंड, जेंग न्यू 13.1 मीटर्स पर सेकेंड। जब जियांग ये का नंबर आता है, पूरी क्लास का ध्यान एकदम उसी पर चला जाता है। सब देखना चाहते हैं क्या स्ट्रेंथ टेस्ट का ये डार्क हॉर्स स्पीड में भी चमकेगा। जियांग ये उन नज़रों को इग्नोर करता है। उसके लिए बस अपना बेस्ट देना काफ़ी है। बूम! वो सिल्वर ट्रेडमिल पर स्प्रिंट करता है। कुछ ही पल बाद ट्रेडमिल धीरे धीरे रुक जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर डेटा अपडेट होता है। जियांग ये 16.1 मीटर्स पर सेकेंड। बी लेवल फिजिक, स्ट्रेंथ में ज़्यादा बूस्ट लेकिन स्पीड थोड़ी कम। जियांग ये मन ही मन समझ जाता है। स्टेज के नीचे सूसी ने रिलीफ की सांस ली। स्पीड असेसमेंट में सेकंड प्लेस बिना किसी डाउट के उसी की रही। काश थोड़ा और होता तो मैं ली जी चाओ को भी क्रॉस कर सकती थी। सूसी को थोड़ा रिग्रेट होता है। साथ ही वो जियांग ये को स्टेज से उतरते हुए देखती है और सोचती है, स्पीड के मामले में जियांग ये सच में मुझसे कमज़ोर है। स्ट्रेंथ उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन आने वाले कॉम्बैट असेसमेंट में मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना होगा ताकि सेकंड प्लेस हाथ से ना जाए। क्या वो कर पाएगी? बिल्कुल, आसान है। सूसी गहरी सांस लेती है। उसकी बादामी आंखों में पक्का डिटर्मिनेशन चमक रहा था। 10 मिनट बाद स्पीड असेसमेंट खत्म होता है। ली जी चाओ अभी भी फर्स्ट पोजीशन पर है, सूसी सेकंड और जियांग ये थर्ड। जियांग ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता। सूसी ने मंथ्स पहले ही ग्रेट सक्सेस अचीव कर लिया था और उसने स्पेशली स्पीड पर फोकस किया है। उससे आगे निकलना बिल्कुल नॉर्मल है। सेकेंड ईयर फाइनल एग्जाम का फर्स्ट प्लेस सीनियर ईयर में 30,000 युआन स्कॉलरशिप, सेकेंड प्लेस 10,000 युआन, थर्ड प्लेस 5,000 युआन, फोर्थ से 10th तक 3,000 युआन। जियांग ये का भी अपना क्लियर गोल है, हायर रैंक मतलब ज़्यादा स्कॉलरशिप। ये पैसे शायद रिच लोगों के लिए कुछ खास ना हो, लेकिन जियांग ये के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगले 2 असेसमेंट्स में मुझे टॉप रैंकिंग्स के लिए फ़ाइट करनी ही होगी। जियांग ये मन ही मन सोचता है। बी लेवल फिजिक होने के बावजूद वो बिल्कुल एरोगेंट नहीं होता। रियल्म का डिफरेंस अभी भी साफ दिख रहा है। इस स्टेज पर सूसी उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। आखिर वो क्लास की गिनी चुनी सी लेवल फिजिक्स में से एक है। मार्शल आर्ट्स का थर्ड असेसमेंट, अरीना कॉम्बैट। ज़ैंग जियांगवू की आवाज़ क्लासरूम में गूंजती है। पहली कंटेस्टेंट सूसी सी। जियांग ये स्टेज की तरफ देखता है और अचानक उसके दिमाग में एक थॉट आता है। ये सोचने वाली बात है कि अगर मैं डायरेक्टर ज़ैंग से फाइट करूं तो क्या कोई नया अचीवमेंट ट्रिगर होगा। मार्शल आर्ट्स क्लास डायरेक्टर की स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी टीचर से काफ़ी ज़्यादा होती है। टीचर चैंग खुद मार्शल आर्ट्स एंसेस्टर हो सकती हैं, तो क्या डायरेक्टर ज़ैंग कम से कम मार्शल सेंट लेवल के नहीं होने चाहिए? जियांग ये शांत खड़ा इंतज़ार करता रहा, दिल के अंदर हल्की सी एक्साइटमेंट के साथ। वक्त धीरे धीरे गुजरा। आखिरकार जियांग का नंबर आ ही गया। अरीना के ऊपर ज़ैंग जियांगवू ने जियांग को ऊपर चढ़ते हुए देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी जांच थी। मिस चेन ने इसी लड़के का जिक्र किया था। ज़ैंग जियांगवू मन ही मन सोचता है, देखते हैं इसका एक्चुअल कॉम्बैट स्किल कैसा है। अगर सच में काबिल हुआ तो वो कंडीशन कंसिडर करने लायक है। टीचर, कृपया मुझे गाइड कीजिए। जियांग ने हल्की सी झुककर सलाम की। फिर उसने अपना लेफ्ट फुट आगे बढ़ाया और टाइगर पाउंड्स फिस्ट स्टैंस ले ली। अटैक करो, ज़ैंग जियांगवू शांत आवाज़ में बोला। ज़ैंग जियांगवू अपनी प्रेजेंस को बिल्कुल स्टेबल रखता है और स्टूडेंट्स के साथ स्पार करते वक्त सिर्फ माइनर सक्सेस लेवल कल्टिवेशन टेक्निक यूज़ करता है। फिर भी ग्रेट सक्सेस तक पहुंच चुके स्टूडेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 मूव्स के अंदर हार जाते हैं। अगले ही पल जियांग ये भूखे भेड़िए की तरह आगे झपटा है। उसकी बॉडी एक झटके में स्लाइड करती है।
हवा को चीरते हुए फिस्ट विंड निकलती है, जैसे कोई मीटियोर सीधा सामने वाले पर टूट पड़े। ज़ैंग जियान वो हल्की सी साइड स्टेप लेता है और आसानी से पंच डॉज कर लेता है। उसका राइट एल्बो तुरंत आगे बढ़ता है, सीधा जियांग के सीने की तरफ। एक पल में दोनों टकरा जाते हैं। ग्रेट सक्सेस से ऊपर के कॉम्बैट में अक्सर ज़बरदस्त आवाज़ें निकलती हैं। अरीना के ऊपर सिर्फ आयरन और स्टोन के टकराने जैसी गूंज सुनाई देती है। जैंग ये अग्रेसिव डिफेंस अपनाता है, अपनी स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाकर लगातार अटैक्स करता रहता है। ज़ैंग जियान वो सॉफ्ट टेक्निक्स का यूज़ करता है। उसकी पावर लगातार लेकिन पकड़ में न आने वाली होती है। अच्छी बात ये थी कि जियांगे का फिस्ट टेक्निक काफ़ी रिफाइंड था। मूव्स एक के बाद एक निकल रहे थे, स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ का सामना। ये कि कॉम्बैट स्किल्स सच में टीचर चेन की एसेंस पकड़ चुके हैं। स्टेज के नीचे वेन युएहुई चुपचाप एडमायर करता है। कोई वंडर ये आजकल इतना थका थका रहता है, वो सोचता है। लगता है टीचर चेन ने प्राइवेट में पूरा भर दिया है इसे। दूसरी तरफ जू सीसी ने अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली। उसका खुद का अरीना परफॉर्मेंस बस एवरेज ही था। अब जियांगे का ये परफॉर्मेंस देखकर उसे एहसास हो गया कि सेकंड प्लेस हाथ से निकल रहा है। थोड़ी दूर ली जिचाओ भी ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में सोच विचार की झलक आ गई। 20 से ज़्यादा राउंड्स के बाद ज़ैंग जियानवो ने जियांगे को अरीना के बाहर फोर्स कर दिया। जियांगे ने अपना बैलेंस संभाला और स्टेज की तरफ हल्का सा झुककर सलाम की। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर रिजल्ट फ्लैश हुआ। अरीना कॉम्बैट रैंकिंग, सेकंड प्लेस जियांगे। जियांगे ने रैंकिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने तुरंत अपना पैनल ओपन किया। निराशा हुई। इस असेसमेंट से कोई नया अचीवमेंट अनलॉक नहीं हुआ। अजीब है, जैंग ये सोचता है। क्या डायरेक्टर ज़ैंग की स्ट्रेंथ टीचर चेन से कम है, या फिर डायरेक्टर ज़ैंग भी मार्शल आर्ट्स एंसेस्टर कैटेगरी में ही आते हैं? जैंग ये को लगता है दूसरा वाला ज़्यादा पॉसिबल है, पहला लगभग नामुमकिन। आधे घंटे बाद अरीना कॉम्बैट असेसमेंट खत्म होता है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर मार्शल आर्ट्स के तीनों असेसमेंट्स का कंबाइंड स्कोर दिखाई देता है। जियांगे भी बोर्ड की तरफ देखता है। फर्स्ट प्लेस ली जिचाओ 295 पॉइंट्स, सेकंड प्लेस जियांगे 260 पॉइंट्स। 260 पॉइंट्स, जियांगे मन ही मन हिसाब लगाता है। लास्ट असेसमेंट में सिर्फ 90 पॉइंट्स और चाहिए ताकि मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड क्लियर हो जाए। हर साल के पैटर्न के मुताबिक ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का कट ऑफ होता है 350 पॉइंट्स। 25 स्कूल्स अलायंस, उसके लिए कम से कम 700 पॉइंट्स। और टॉप 10 एलीट स्कूल्स, उनमें सबसे नीचे रैंक्ड स्कूल का भी मिनिमम 900 होता है। मार्शल आर्ट्स के 4 असेसमेंट्स का मैक्सिमम टोटल 1200 पॉइंट्स होता है। 900 स्कोर करना लगभग इनसेन लेवल का काम है। लेकिन जियांगे के पास अभी पूरा 1 साल है और उसकी ग्रोथ स्पेस अभी काफ़ी बड़ी है। चौथा असेसमेंट, वर्चुअल स्टारी स्काई कॉम्बैट असेसमेंट, क्लासरूम में नहीं बल्कि स्कूल के सेंटर में मौजूद एक स्फेरिकल बिल्डिंग में होता है। ज़ैंग जियानवो की गाइडेंस में क्लास 9 के स्टूडेंट्स उस बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स पहले से ही लाइन में लगे हुए थे। स्कूल का वर्चुअल इक्विपमेंट लिमिटेड था। जो क्लास लेट आती उसे लंबा वेट करना पड़ता। अच्छा हुआ क्लास 9 पहले पहुंच गई। कुछ स्टूडेंट्स वर्चुअल असेसमेंट कंप्लीट करके बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे। स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स, जियांगे ने उनकी तरफ देखा और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी क्लासेस से बिल्कुल अलग होते हैं। न्यूबॉर्न टैलेंट की वजह से चाहे डिमीनर हो या टेम्परामेंट, सब में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। उनमें सबसे आगे एक ठंडी मिजाज की लड़की चल रही थी। हाइट लगभग 1.75 मीटर, शॉर्ट स्लीव्स और शॉर्ट्स पहने। उसकी टांगें सफ़ेद और लंबी और उसकी पतली कमर के ऊपर का सीन वाकई ब्रेथ टेकिंग था। कूल गर्ल ने क्लास 9 की तरफ सिर्फ एक नज़र डाली, एक्सप्रेशन बिल्कुल अलूफ, फिर अपनी लंबी स्ट्राइड्स के साथ वहाँ से निकल गई। क्लास 1 की ज़ाओ हिंगली 4 इवैल्यूएशंस मिलाकर 700 पॉइंट्स तक पहुँच चुकी एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस। बिल्डिंग के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स उस फिगर को हैरानी और एडमिरेशन से देख रहे थे।
जियांगे ने अपना पैनल ओपन करके देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी सरप्राइज उभरी। Chapter 16 Chapter 15 Shadow Race Physique Mortal Body B Level Talent Newborn जाओ किंगली के सर के ऊपर लिखे वर्ड्स देखकर जैंगी थोड़ा रुक गया। बिल्कुल मेरी तरह बी लेवल फिजिक, वो मन ही मन सोचता है। और फिर भी ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट होके ऑलरेडी 700 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी है। ये 700 पॉइंट्स उसका अभी का स्कोर है। इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में भी वही होगा। अभी पूरा 1 साल बाकी है। अगले साल जाओ किंगली का स्कोर सिर्फ यही नहीं रुकने वाला, बल्कि काफ़ी आगे निकल जाएगा। अभी के लिए मेरे और इन न्यूबॉर्न टैलेंट वाले जीनियसेस के बीच काफ़ी बड़ा गैप है। जैंगे ने हल्की सी सांस ली, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत था। रास्ता लंबा है और एक दिन वो ज़रूर उन्हें कैच करेगा। उसे ये भी अच्छी तरह पता था कि न्यूबॉर्न टैलेंट्स को सरपास करना सिर्फ शुरुआत होगी। इस युग में जीनियसेस नदी पार करती मछलियों जैसे हैं, बेहिसाब। कल्चरल क्लास के टीचर ने एक बार कहा था, टैलेंट 4 लेवल्स में बनता है: ओरिजिनल, न्यूबॉर्न, टाओबोर्न, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। न्यूबॉर्न टैलेंट के बीच के टॉप स्टूडेंट्स 3rd ईयर में फर्स्ट ब्रेक कर लेते हैं और स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर बन जाते हैं। टाओबोर्न टैलेंट वालों के लिए 3rd ईयर में स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर बनना सिर्फ बेसिक बात होती है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले सेकंड ब्रेक कर लेना भी मुश्किल नहीं माना जाता। फिर भी ये लोग ट्रू जीनियसेस नहीं कहलाते। तो फिर ट्रू जीनियस कौन होता है? जो 10 साल की उम्र से कल्टीवेशन शुरू करे, 12 साल में फर्स्ट ब्रेक, 15 में सेकंड ब्रेक और 18 का होने से पहले 3rd ब्रेक तक पहुंच जाए। यही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। ये लोग ही इस दुनिया के असली लाडले होते हैं। नॉर्मल लोग 15 साल की उम्र में कल्टीवेशन शुरू करते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास जन्म से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है, वो 5 साल पहले ही शुरू कर देते हैं। नेचुरली उनका कंपैरिजन ऑर्डिनरी लोगों से हो ही नहीं सकता। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी ऊपर और ज़्यादा भयंकर टैलेंट्स होते हैं। बस वो लेवल एन सिटी से बहुत दूर है। मार्शल आर्ट्स का रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता। प्रोडिजीज आसमान के सितारों की तरह चमकते रहते हैं। शायद एक दिन मैं भी उस लेवल तक पहुंच जाऊं। 2 जिंदगियां जी चुका जाएंगे, अब भी गर्म खून वाला था। उसके दिल में अभी भी जुनून और चाह भरी हुई थी। इसी बीच क्लास 9 का ग्रुप स्फेरिकल बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया था। उनके सामने एक विशाल मेटल हॉल था। हॉल के बीच में मेटल सीट्स की कई रोज लगी हुई थीं और हर सीट पर एक सिल्वर वाइट मेटल हेलमेट रखा हुआ था। हॉल के बिल्कुल आगे एक जायंट स्क्रीन पूरे ग्रेड की रैंकिंग दिखा रही थी। फर्स्ट प्लेस जाओ किंगली 710 पॉइंट्स। सेकेंड प्लेस लिन म्याओ म्याओ 652 पॉइंट्स। थर्ड प्लेस वांग जैंग। टॉप 100 रैंकिंग में लगभग सब स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स ही थे। कभी-कभी रेगुलर क्लास का कोई स्टूडेंट नीचे के रैंक्स में घुस जाता था। अजीब बात है, जैंगे ने आसपास के स्पेशल क्लास स्टूडेंट्स को देखते हुए सोचा, स्पेशल क्लास में लोअर ए लेवल फिजिक वाले भी हैं, फिर भी फर्स्ट प्लेस पर जाओ किंगली जैसी बी लेवल फिजिक वाले लड़की है। लॉजिक के हिसाब से ए लेवल फिजिक बी लेवल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन जितना जैंगे जानता था, जाओ किंगली का नाम फर्स्ट ईयर से ही टॉप पर बना हुआ था। क्या ये उसके टैलेंट की वजह से है या फिर कोई और रीज़न है? जैंगे गहरी सोच में डूब गया। इसी सोच के बीच क्लास 9 का असेसमेंट स्टार्ट होने का टाइम आ गया। अब नंबरिंग शुरू करते हैं। जैंग जियानवू ने क्लास 9 के सामने खड़े होकर जोर से कहा। सब स्टूडेंट्स एकदम एक्साइटेड हो गए। ये उनका पहला एक्सपीरियंस नहीं था। कभी-कभी नॉर्मल क्लासेस के दौरान भी ये वर्चुअल सिस्टम ट्राई करवाया जाता था। वर्चुअल स्टारी स्काई प्रैक्टिकल असेसमेंट 5 लोगों की टीम में होता है।
असेसमेंट का कंटेंट होता है वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर शैडो रेस के अगेंस्ट टीम कॉम्बैट। इस असेसमेंट का स्कोर डिपेंड करता है कितने शैडो रेस को मारा और टीम में कितनी कैजुअलिटीज हुई। टीम्स रैंडम नहीं होती, स्कूल सिस्टम खुद नंबरिंग करता है ताकि हर टीम की स्ट्रेंथ रफली इक्वल रहे। जियांग ये, शियांग किंग, टाओ श्याओ गैंग, हे हुआ, ली श्वान। अपना ग्रुप सुनते ही जैंगे थोड़ा चौंक गया। ये कॉम्बिनेशन उसने मन ही मन सोचा, इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैप्टर 15 शैडो रेस। शाया छिंग, वो लड़की जो अक्सर उसके लिए पानी लाती थी। बाकी 3 स्टूडेंट्स मिड या लोअर लेवल के थे। जियांग ये के ज़्यादा क्लोज नहीं थे, लेकिन इस वक्त तीनों तुरंत जियांग ये के पास आ गए। ब्रदर जियांग, प्लीज़ हमें कैरी कर लेना। हाँ ब्रदर जियांग, हम सब में आप ही सबसे स्ट्रांग हो, हमें लीड करना। जियांग ये हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये टीम का काम है, हर एक बंदा इम्पॉर्टेंट है, सब मिलकर फाइट करेंगे। हाँ सब मिलकर, सब एक साथ बोले। क्लास में सेकंड रैंक होने की वजह से नेचुरली सब जियांग ये की बात मान रहे थे। जियांग ये ने शाय चिंग की तरफ देखा, वो चुपके से उसकी तरफ देख रही थी। अचानक जियांग ये बोला, शाय चिंग ध्यान रखना, मॉन्स्टर्स के हाथ तुरंत आउट मत हो जाना। शाय चिंग थोड़ी सी स्टन्ड हुई, फिर उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने जल्दी से सर हिलाया, मैं केयरफुल रहूंगी। ताओ श्याओगांग ये देखकर तुरंत बोला, ब्रदर जियांग टेंशन मत लो, शाय चिंग हमारी टीम की एक ही लड़की है, हम उसे डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे। जियांग ये ने सर हिला दिया, ज्यादा कुछ नहीं बोला। दिल में सोचा, लड़की टीम में होने का फायदा अलग ही है। 35% अटैक स्पीड बोनस और चांस है 50% डैमेज बूस्ट का भी। शायद इसी एबिलिटी के भरोसे फर्स्ट प्लेस ले सकता हूँ। जियांग ये ने दूर खड़े ली ची चाओ की तरफ एक नज़र डाली। फर्स्ट प्लेस का मतलब था 30,000 युआन का पॉवर्टी एड स्कॉलरशिप, जो जियांग ये के लिए काफ़ी टेम्पटिंग था। टीम असाइनमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। ली ची चाओ बिल्कुल काम था, जैसे उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि फर्स्ट प्लेस वही रहेगा। दूसरी तरफ सू सिसी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी बादाम जैसी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रही थी। इस असेसमेंट में स्पीड मेरा एडवांटेज है, सेकंड प्लेस वापस मिलेगा या नहीं सब आज पे डिपेंड करता है। तब ज़ैंग जियानवू की आवाज़ गूंजी, हर ग्रुप अपनी सीट्स पर जाओ और वर्चुअल स्टारी स्काई असेसमेंट शुरू करो। सब लोग मूव करने लगे। जियांग ये अपनी सीट पर गया और सिल्वर वाइट वर्चुअल हेलमेट पहन लिया। इस हेलमेट को ब्रेन नर्व कनेक्टर भी कहते हैं। ये न्यूट्रिनोज के जरिए ब्रेन वेव से कनेक्ट होता है और इंसान तुरंत एक स्लीप लाइक स्टेट में चला जाता है। जैसे ही हेलमेट पहना, जियांग ये की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे डूब गई। अगले ही पल वो खुद को एक वर्चुअल सिटी के कोने में पाता है। उसके साथ थे शाय चिंग, ताओ श्याओगांग और बाकी 2 टीममेट्स। चांद आसमान में ऊंचा था, तेज हवा चल रही थी, स्ट्रीट लाइट से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। इतना रियल लगता है। जियांग ये ने सराउंडिंग्स देखे, हर बार की तरह फिर से अमेज हो गया। वर्चुअल स्टारी स्काई रियलिटी को 1:1 रेशियो में रिक्रिएट करता था। यहाँ तक कि पेन सेंसेशन भी पूरी तरह रियल थी। मतलब यहाँ लगने वाली चोट सीधा कॉम्बैट एबिलिटी को इफेक्ट करती। तब अचानक उनके सामने एक अंधेरी जगह से एक बिल्कुल काला लिक्विड जैसा शैडो धीरे धीरे सॉलिड होने लगा। जैसे ही वो पूरी तरह बना, एक ठंडी हड्डियों तक घुस जाने वाली हवा चल पड़ी। शैडो रेस इन्फेंट बॉडी। जियांग ये की आंखें तेज हो गईं। बैटल के लिए रेडी हो जाओ। बाकी चारों सीरियस हो गए। शैडो रेस बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इन्फेंट बॉडी की हाइट होती है 1.5 से 2 मीटर तक। जुवेनाइल बॉडी तो 3 मीटर से भी ज़्यादा होती है। जुवेनाइल बॉडी को हैंडल करने के लिए कम से कम फर्स्ट ब्रेक मार्शल आर्टिस्ट चाहिए। उनके सामने जो इन्फेंट बॉडी था वो सबसे वीक टाइप था, लेकिन फिर भी 5 लोगों की पूरी स्ट्रेंथ लगती। काले शैडो ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली और अचानक उनकी तरफ झपटा। लेकिन जब जियांग ये और बाकी लोग पूरी पावर लगा रहे थे, शैडो अचानक गायब हो गया।
ताओ शाओगांग और बाकी लोग कंफ्यूज हो गए। जियांग ये जोर से चिल्लाया, बैक पे ध्यान रखो। शैडो रेस को शैडोज पोजेस करना बहुत पसंद है। ज़ैंग जियानवू ने बार बार एम्फेसाइज किया था, फाइट के टाइम हमेशा अपनी शैडो की पोजीशन याद रखना। बैटल शुरू होते ही जियांगी ने नोटिस किया था उसकी शैडो उसके पीछे थी। वो तुरंत पलटा। वहीं था वो, एक बड़ा सा मुंह सीधा उस पर टूट पड़ा। चैप्टर 16 रैंकिंग्स। ब्यूटी पैथ चेजिंग। जब भी सामने या टीम में ऑपोजिट जेंडर का कोई हो, अटैक स्पीड 35% बढ़ जाती है और 50% चांस होता है डैमेज इंक्रीज होने का। इस वक्त जियांग ये की पंचिंग स्पीड नॉर्मल से 1.35 टाइम्स हो चुकी थी, मतलब हर सेकंड एक एक्स्ट्रा पंच। देखने में शायद ज़्यादा ना लगे, लेकिन 10 सेकंड्स में 10 एक्स्ट्रा पंचेस, और जब डैमेज स्टैक होता है तो इफ़ेक्ट काफ़ी टेरिफाइंग होता है। सिर्फ 3-4 सेकंड्स के अंदर जियांग ये बिल्कुल पाइल ड्राइवर की तरह 1 डजन से ज़्यादा पंचेस मार चुका था। हर पंच लगभग 600 केजी फोर्स के करीब था। रॉर! इंसानी शेप वाले शैडो का चेहरा पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो गया। एक भयानक हाउल निकली और उसका फिगर तुरंत गायब हो गया। स्वुश! वो भागा नहीं, बल्कि ताओ शाओगांग और बाकी लोगों की शैडोज को पोजेस कर लिया। शैडो रेस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। उसने क्लियरली समझ लिया था कि जियांग ये को सीधा हैंडल करना मुश्किल है, इसलिए उसने बाकी लोगों को पहले टारगेट करने का डिसीजन लिया। शैडो की आवाज़ सीधा दिमाग पर अटैक करती लग रही थी। सबको चक्कर आने लगे, कान सुन होने जैसे हो गए। सावधान! जियांग ये जोर से चिल्लाया। वो सबसे पहले होश में आया और पूरी विजिलेंस के साथ इधर-उधर देखने लगा। शैडो रेस का बेबी फॉर्म भी नॉर्मल इंसान से कई गुना ज़्यादा फास्ट होता है। शैडोज़ के ज़रिए टेलीपोर्ट कर सकता है। मूवमेंट्स बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। यही वजह है कि शैडो रेस को हैंडल करना इतना मुश्किल होता है। जैसे ही जियांग ये की वार्निंग खत्म हुई, पिच ब्लैक शैडो दोबारा अपीयर हुआ और सीधा शा खिंग की तरफ झपटा। मर जा! शा खिंग भी कमज़ोर नहीं थी। उसने चीखते हुए अपनी फिस्ट शैडो पर दे मारी, लेकिन उसका पंच जियांग ये के कंपैरिजन में काफ़ी कम इफ़ेक्टिव था। अच्छा हुआ ताओ शाओगांग और बाकी लोग तुरंत पहुंच गए। सब ने अपनी अपनी स्किल्स यूज़ की, शैडो को घेर कर अटैक करने लगे। शैडो रेस पर नाइव्स, गन्स, स्वॉर्ड्स, यहाँ तक कि फायर आर्म्स का भी ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन इंसान की फिस्ट, वो एक्चुअली शैडो रेस के लिए ख़तरनाक होती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है जो इविल स्पिरिट्स को सप्रेस करती है। स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर्स स्टार स्काई एनर्जी के ज़रिए इस मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तब स्पेशल वेपन्स भी इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ब्रेक तक नहीं पहुँचे, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, अपनी फिस्ट्स। मर जाओ! जियांग ये और बाकी लोग मिलकर शैडो पर टूट पड़े। चाहे वो सबसे वीक बेबी फॉर्म ही क्यों ना हो, 5 लोग मिलकर भी उसे मारना बहुत मुश्किल था। हर बार जब शैडो हाउल करता, लोगों को चक्कर आने लगते, पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो जाता। लकीली ये हाउल जियांग ये पर ज़्यादा असर नहीं करती थी। वो टाइम पर सबको वार्न कर देता था। अगर ये ना होता तो टीम अब तक हैवी इंजरीज ले चुकी होती। रॉर! एक और हाउल। इस बार जियांग ये वार्निंग देने में लेट हो गया। फु! एक टीममेट का हाथ कट गया, खून फूट पड़ा और वो दर्द से चीख उठा। ली शुआन, तू ठीक है ना? ताओ शाओगांग का चेहरा बदल गया। लड़ाई इतनी इंटेंस थी कि वो भूल ही गया था कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है। ये कमीना शैडो रेस, इसकी लाइफ फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ लिमिटेड थी, लेकिन शैडो रेस जैसे कभी थकता ही नहीं। स्किन थिक, एनर्जी एंडलेस, बिल्कुल अनकिलेबल सा लग रहा था। याद रहे, ये 5 वर्सेस 1 था। अगर कोई अकेला होता तो सोचना भी मुश्किल है क्या होता। ये भी अपनी लिमिट पर आ गया है। जियांग ये ने शैडो को देखा और कोल्ड वॉइस में बोला, फुल पावर लगाओ, अभी खत्म करना होगा।
इस वक्त ह्यूमनॉइड शैडो लगातार डिस्टॉर्ट हो रहा था, जैसे मेल्टिंग पॉप्सिकल बड़ी मुश्किल से अपनी शेप मेंटेन कर रहा हो। ये वीकनेस का साइन था। सब कुछ लगा दो। जियांग ये सबसे आगे दौड़ा और पूरी ताकत से पंच मारा। इसी पल उसे एक अजीब सी इंस्पिरेशन हुई, जैसे इस पंच की पावर और बढ़ने वाली है। 50% डैमेज इंक्रीज। पूरा मैच खेलने के बाद अब जाकर ट्रिगर हुआ। सोचने का टाइम नहीं था। जियांग ये ने पूरी जान से शैडो के सर पर पंच दे मारा। बूम! इस पंच से शैडो में जैसे फेस सेपरेशन हो गया। काला लिक्विड छिड़क कर हर तरफ गिर गया। फिर भी शैडो में थोड़ी सी जान बाकी थी। उसका फॉर्म फ्लिकर हुआ और वो फिर से गायब हो गया। अगले ही सेकंड शैडो ली श्वान की शैडो के पीछे अपीयर हुआ। क्लियरली म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का प्लान था। लकीली ताओ शाओगांग ने टाइम पर देख लिया। उसने एक जबरदस्त लेग व्हिप मारा और शैडो का बॉडी काट दिया। फाइनली मर गया। ताओ शाओगांग ने गहरी सांस ली। शैडो रेस बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है। जियांग ये का एक्सप्रेशन भी हैवी हो गया। अच्छा हुआ ये सब वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा था। अगर रियल वर्ल्ड होता तो डेंजर कई गुना ज़्यादा होता। तभी थोड़ी दूर शैडोज़ के अंदर से 3 और इंसान जैसी काली परछाइयाँ उभर आईं। तीनों की हाइट लगभग 1.5 मीटर थी। लोएस्ट लेवल, इन्फेंट बॉडी। लेकिन इस बार 3 थे। सेकेंड लेवल। सबके चेहरे टेंस हो गए। वर्चुअल स्टारी स्काई का असेसमेंट बिल्कुल गेम लेवल्स जैसा था। फर्स्ट लेवल 1 शैडो रेस, सेकेंड लेवल 3 शैडो रेस, थर्ड लेवल 5 शैडो रेस। जैसे जैसे लेवल बढ़ता, नंबर भी बढ़ता जाता। ध्यान मत भटकने देना, सेकेंड लेवल क्लियर करना ही होगा, जियांग ये ने फर्म आवाज में कहा। समझ गए। ताओ शाओगान और बाकी लोग नेचुरली जियांग ये के आसपास आ गए। इस वक्त उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जब जियांग ये की टीम जान लगाकर लड़ रही थी, उसी वक्त दूसरी टीम्स भी अपनी अपनी जगह घमासान युद्ध में फंसी हुई थी। ह्यूसीसी का बैटलफील्ड। एक और वर्चुअल स्पेस में ह्यूसीसी 4 लोगों को लीड करते हुए सेकेंड लेवल के 3 शैडो से लड़ रही थी। अब तक उसकी टीम के 3 मेंबर्स इंजर्ड हो चुके थे, उनमें से 2 के हाथ कट चुके थे। पूरी टीम की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी थी। सिर्फ ह्यूसीसी ही अभी भी पीक कंडीशन में थी, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। रुकना नहीं है, ह्यूसीसी ने दांत भींच लिए। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच थी, तुम माँ बाप की अकेली उम्मीद हो, तुम्हें 25 स्कूल्स अलायंस में जाना ही होगा। माँ बाप को 200 स्क्वायर मीटर के घर में रहना है। यहीं गिर गई तो सब खत्म। अगर सेकंड भी नहीं बचा पाई तो फर्स्ट की बात कैसे करूंगी? 25 स्कूल्स अलायंस का सपना कैसे देखूंगी? किल! उसकी विल पावर फूट पड़ी। पुफ! उसने एक शैडो का सिर सीधा पंच से फोड़ दिया, लेकिन उसी पल शैडो रेस ने उसका लेफ्ट आर्म चीर दिया। खून बह रहा था। ह्यूसीसी ने दर्द को इग्नोर किया और बिना रुके अगले टारगेट की तरफ दौड़ पड़ी। ली ज़िचाओ का बैटलफील्ड। एक और वर्चुअल स्पेस में बूम! ली ज़िचाओ ने तीसरे शैडो को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके शरीर से खून बह रहा था। वो भी सिवियरली इंजर्ड था। सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके 4 टीममेट्स जमीन पर गिरे हुए थे और एक शैडो उन्हें बुरी तरह कुचल रहा था। ली ज़िचाओ ने तुरंत मदद के लिए पलटना चाहा। रॉ! अचानक एक भयानक रॉर गूंजा। ली ज़िचाओ ने दर्द से कान पकड़ लिए। उसका दिमाग घूमने लगा। दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। ये शैडो रेस का रॉर था, माइंड इंटरफेरेंस, जो इंसान को कंफ्यूज कर देता है। इसी मोमेंट का फ़ायदा उठाते हुए एक शैडो बिजली की तरह आया और उसके चेहरे पर एक जोर का स्लैप मारा। मेटल हॉल, ऑब्जर्वेशन रूम। मेटल हॉल के अंदर ज़ांग जियानवू हाथ बांधी खड़ा जायंट स्क्रीन पर रैंकिंग्स देख रहा था। ज़ाओ किंगली 700 पॉइंट्स। उसकी आंखों में हैरानी थी। ये वाकई अनबिलीवेबल है। जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तब उसका टैलेंट टॉप में नहीं था, लेकिन अगर ये मोमेंटम मेंटेन रहा तो नेक्स्ट ईयर शायद टॉप 10 एलीट स्कूल्स में घुस जाए। आन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल आन सिटी का बेस्ट स्कूल नहीं था। यहाँ से हर साल टॉप 10 एलीट स्कूल्स में स्टूडेंट्स जाना बहुत रेयर होता था।
आन सिटी का बेस्ट स्कूल, आन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल, वो भी मुश्किल से साल में 1-2 स्टूडेंट्स ही भेज पाता था। आखिर आन सिटी एक छोटा शहर ही था। जांग जियानवू की नज़र हल्की सी चमकी, फिर वो जियांग ये की डायरेक्शन में देखने लगा। ये लड़का पोटेंशियल रखता है। शायद नेक्स्ट ईयर बहुत छोटा ही सही, पर 25 स्कूल्स अलायंस का चांस हो सकता है। मिस चैन के लिए ही सही, इसे एक ट्रायल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। तभी एक यंग मैन पास आया। डायरेक्टर जांग, लगता है कोई स्टूडेंट आपका ध्यान खींच रहा है, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। जांग जियानवू ने मुड़कर देखा। वो वैंग जियांगट्रा, एडवांस क्लास का स्टूडेंट। एंड ऑफ टर्म असेसमेंट में वो भी काफ़ी हाईलाइट में था, फिलहाल ग्रेड में 3rd रैंक पर। वैंग जियांग ने हॉल में नज़र घुमाई और बोला, यहाँ तो सिर्फ ऑर्डिनरी क्लास के स्टूडेंट्स लग रहे हैं। जांग जियानवू ने शांत आवाज़ में कहा, कभी किसी को कम मत समझना, ऑर्डिनरी क्लास से भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स निकल चुके हैं। पिछले साल एक स्टूडेंट ऑर्डिनरी से एडवांस क्लास में ट्रांसफ़र हुआ था और कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम में ग्रेड के टॉप 50 में आया था। वैंग जियांग ने अपोज नहीं किया, बस मुस्कुराया। ऐसे लोग हमेशा माइनॉरिटी ही होते हैं, ज़्यादातर लोग मेरे जैसे ही मीडियोकर होते हैं। वो बार बार साय कर रहा था, जैसे खुद को नीचा दिखा रहा हो। जांग जियानवू ने उसे घूर कर देखा। ड्रामा बंद कर, ग्रेड में 3rd आने के बाद भी मॉडेस्ट बन रहा है। पहले उन 2 लड़कियों को क्रॉस कर, फिर ह्यूमिलिटी का लेक्चर देना। वैंग जियांग बेबूल हो गया। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ मैं मीडियोकर हूँ, इसमें फेक क्या है? जांग जियानवू ने ठंडी हंसी छोड़ी और कुछ नहीं बोला। वो इस लड़के की एक्टिंग अच्छी तरह जानता था, ऊपर से हम्बल, अंदर से काफ़ी आरोगेंट। इसी बीच क्लास 9 के ज़्यादातर स्टूडेंट्स असेसमेंट कंप्लीट कर चुके थे। टॉप रैंक्ड स्टूडेंट्स भी वर्चुअल स्टारी स्काई से बाहर आने लगे। जायंट स्क्रीन पर ग्रेड रैंकिंग्स एक बार फिर चेंज होने लगी। चैप्टर 18, चैप्टर 17, द ड्रैगन लाइज हिडन इन द अबिस। पुची। वर्चुअल सिटी के बीच जैंग ये का पंच सीधा आखिरी शैडो के सिर को चीर गया। हुफ, सबने एक साथ चैन की सांस ली। तीनों शैडोज फाइनली खत्म हो चुके थे। इस वक्त जैंग ये की टीम की हालत बुरी थी। जैंग ये के अलावा बाकी चारों सीरियसली इंजर्ड थे और खुद जैंग ये भी हल्का फुल्का नहीं, काफी हर्ट था। अचानक दूर की शैडोज में और ज्यादा काली परछाइयां जमा होने लगी। इस बार 5 शैडोज। 3rd राउंड। टाओ शाओगैंग और बाकी लोग ये देखकर चुप हो गए। उनकी आंखों में हेल्पलेसनेस साफ दिख रही थी। वो अब आगे लड़ने के लायक नहीं थे। जैंग ये ने दांत भींच ली और अकेला आगे बढ़ गया, सोचता हुआ, कम से कम एक और शैडो तो गिरा दूं जब तक मेरी ताकत पूरी तरह खत्म न हो जाए। लेकिन उसने 3rd राउंड की डिफ़िकल्टी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। सिर्फ आधा मिनट ही बीता था और अगले ही पल जैंग ये और उसके चारों टीममेट्स एक साथ वर्चुअल सिटी से बाहर निकल आई। सिस्टम सेटलमेंट पेज उनके सामने फ्लोट होने लगा। सिस्टम सेटलमेंट। This group has completed the virtual Starry Sky assessment, settling scores. Best finisher, Tao Shaogang. Best tank, Tao Shaogang. Tao Shaogang खुद भी थोड़ा शॉक था। फिर नेक्स्ट लाइन्स आईं। बेस्ट डैमेज, जैंग ये। बेस्ट विजन, जैंग ये। बेस्ट मार्शल आर्ट्स विल, जैंग ये। Killed 4 shadow race members, time taken 21 minutes, average team casualty rate 85%. Group MVP, Jiang Ye, 70 points. Tao Shaogang, 50 points. Sha Qiang, 45 points. ये देखकर जैंग ये ने हल्का सा साई छोड़ा। उसे लगा था कहीं वो कुछ किए बिना जीतने वाला न बन जाए। टाओ शाओगैंग ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ब्रदर जैंग, सॉरी यार, मैंने आपकी कुछ किल्स चुरा लिए। असल में ये सिर्फ कोइंसिडेंस था। जब भी कोई शैडो रेस मेंबर मरने के करीब होता, वो उसे ही टारगेट करता। वो बस देखते हुए खड़ा नहीं रह सकता था जब शैडो टीममेट्स को साथ ले डूबने वाला हो। इसलिए अनजाने में टाओ शाओगैंग ने 3 किल्स ले लिए। आखिरी शैडो जैंग ये ने खुद मारा।
कोई बात नहीं, जैंग ये ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। सेटलमेंट के बाद सब लोग वर्चुअल स्पेस से बाहर आए और वापस मेटल हॉल में आ गए। जैंग ये ने अपना स्कोर देखा। जैंग ये 330 पॉइंट्स। 330 पॉइंट्स, जैंग ये मुस्कुरा दिया। मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड से सिर्फ 20 पॉइंट्स कम। फिर उसकी नज़र ली जी छाओ और एक्सीसीसी के स्कोर्स पर गई। ली जी छाओ 355 पॉइंट्स, एक्सीसीसी 315 पॉइंट्स। 355 पॉइंट्स, जैंग ये थोड़ा सरप्राइज हो गया। उसे याद था ली जी छाओ के पहले 3 असेसमेंट्स का टोटल 295 पॉइंट्स था। इसका मतलब 4th असेसमेंट में ली जी छाओ को सिर्फ 60 पॉइंट्स मिले, यानी जैंग यो से भी कम। क्या वो 3rd राउंड तक नहीं पहुंच पाया? जैंग ये ने सोचा। वर्चुअल स्टारी स्काई असेसमेंट बिल्कुल चैलेंज मोड जैसा था। जितने ज्यादा राउंड्स क्लियर, उतना ज्यादा स्कोर। 4 मार्शल आर्ट्स असेसमेंट्स में ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता था, लगभग आधा टोटल स्कोर। इसीलिए ही जाओ क्यांगली जैसे लोग 700 पॉइंट्स तक पहुंच पाते थे। सिर्फ इस असेसमेंट से 300 पॉइंट्स मिल जाते थे। अगर ली जी छाओ का स्कोर कम था तो क्लियर था वो 3rd राउंड पास नहीं कर पाया। तो 4th असेसमेंट में मैं क्लास में फर्स्ट हूँ, बस ओवरऑल टोटल में अभी भी सेकंड। पर कोई बात नहीं, जैंग ये में मन ही मन कहा। कम से कम 10,000 UN की स्कॉलरशिप तो पक्की है। इस पॉइंट पर जैंग ये पूरी तरह सैटिस्फाइड था। ड्रैगन अभी अबिस में छिपा है, लेकिन एक दिन वो आसमान चीरकर जरूर निकलेगा। सिर्फ एक सेमेस्टर में रैंक 25 से यहाँ तक पहुँचना, इस रास्ते में कितनी मेहनत लगी ये सिर्फ जियांग ये ही जानता था। दूसरी तरफ ली जिचाओ भी रैंकिंग्स को देख रहा था। 355 पॉइंट्स। वो अपने स्कोर को घूरते हुए बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं था। आखिरी असेसमेंट में उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से स्कोर इतना कम होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन शैडो रेस का वो रोर उसके दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा असर कर गया था। तब अचानक उसकी नज़र एक नाम पर पड़ी, जियांग ये, 330 पॉइंट्स। इसका वर्चुअल असेसमेंट स्कोर मेरा से ज़्यादा है। ली जिचाओ ने दूर खड़े जियांग ये की तरफ देखा। उसे याद था सेमेस्टर के स्टार्ट में जियांग ये का टोटल स्कोर सिर्फ 206 पॉइंट्स था। सिर्फ एक सेमेस्टर में 100+ पॉइंट्स का जंप। ये इम्प्रूवमेंट स्पीड उसकी अपनी ग्रोथ को भी क्रॉस कर चुकी थी। ली जिचाओ कुछ समझ गया। उसकी आंखों में सोच विचार की गहराई आ गई। डैम इट, फिर से 3rd प्लेस। सू सीसी अपनी रैंकिंग देखकर दांत भींच लिए। उसकी सफ़ेद मुट्ठियां कस गईं। जियांग ये मुझसे 15 पॉइंट्स आगे है। वर्चुअल असेसमेंट में भी उसकी एवरेज कैजुअल्टी रेट मुझसे कम है। एवरेज कैजुअल्टी रेट का मतलब पूरी टीम को पर मिनट कितनी बार इंजरी हुई। अगर कोई टीममेट मर जाए तो ये रेट सीधा स्काईरॉकेट कर जाता है। उसकी टीम में कोई मरा नहीं था, लेकिन लगभग सब सिवियरली इंजर्ड थे। एवरेज कैजुअल्टी रेट 90%। काफ़ी देर बाद उसने गहरी सांस छोड़ी और दूर खड़े जियांग ये की तरफ देखा। ये लड़का भी मेरी तरह पुअर फैमिली से लगता है। उन अनोइंग रिच किड्स से हारने से ये ज़्यादा ठीक है। उसने हल्की सी साई ली, फिर आंखों में फिर से आग जल उठी। बस 15 पॉइंट्स का गैप है। नेक्स्ट सेमेस्टर मैं तुझे ज़रूर क्रॉस करूंगी। हॉल के आगे जैंग जियांगवू ने भारी आवाज़ में कहा। जिन्होंने चारों मार्शल आर्ट्स असेसमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं वो घर जा सकते हैं। नेक्स्ट ईयर तुम सीनियर्स होगे। इस समर अच्छी तरह मेहनत करना, क्लास का नाम मत डुबाना। क्लास 9 के स्टूडेंट्स एक एक करके निकलने लगे। जियांगवू ने जियांग ये की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक तेज चमक उभरी। वर्चुअल असेसमेंट में 70 पॉइंट्स। लगता है इस लड़के की मार्शल आर्ट्स विल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जियांगवू ने पहले ही जियांग ये की फाइटिंग देखी थी। उसके अंदाजे से इस असेसमेंट में जियांग ये को 50 पॉइंट्स मिलने चाहिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 60। लेकिन 70 पॉइंट्स ये उसकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा था। वर्चुअल असेसमेंट सिर्फ फाइटिंग नहीं देखता, वो मार्शल आर्ट्स विल भी जज करता है।
शैडो रेस का वो रोर दिमाग को डिस्टर्ब करता है, इंसान को केओस में ढकेल देता है। सिर्फ वही लोग जिनकी मार्शल आर्ट्स विल स्ट्रॉन्ग होती है इस इम्पैक्ट को कम कर पाते हैं। इसका मतलब जियांग ये का हाई स्कोर इसी वजह से है। जियांग वू के पास खड़े वोंग जियांग मुस्कुराकर बोला, डायरेक्टर, आप अभी ली जिचाओ को देख रहे थे क्या? 355 पॉइंट्स, ये तो एक एवरेज मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी का बेसलाइन क्रॉस करता है। सॉफ्टमोर होते हुए जनरल क्लास से यहाँ तक पहुँचना काफ़ी इम्प्रेसिव है। जियांग वू ने कोई जवाब नहीं दिया। जब क्लास 9 के सब स्टूडेंट्स निकल गए तब वो धीरे से बोला, क्लास 9 शायद एक नोटवर्दी कैरेक्टर पैदा करे। वोंग जियांग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अगर कोई और बोलता तो वो हंस देता, लेकिन ये बात जियांग वू कह रहा था। वो सीरियस हो गया। डायरेक्टर, क्या ली जिचाओ सच में इतना आउटस्टैंडिंग है? जियांग वू ने सिर हिलाकर मना कर दिया। ड्रैगन गहराई में छुपा होता है, शहर के बीच पलता है। अक्सर जो सबसे इनकंस्पिक्वस होता है वही सबसे आगे निकलता है। ड्रैगन? वोंग जियांग और भी शॉक हो गया। डायरेक्टर का किसी को ड्रैगन कहना बहुत रेयर था। क्या ली जिचाओ के पास कोई स्पेशल ट्रेट है जो मैंने मिस कर दिया? वो सोचने लगा। फूल, उसने डांट दिया। तुम्हें लगा मैं उसकी बात कर रहा था? ये कहकर वो मुड़कर चला गया। वोंग जियांग की आंखें पूरी तरह खुल गईं। ली जिचाओ नहीं तो फिर? उसने रैंकिंग लिस्ट में क्लास 9 के सेकंड रैंकर को देखा। जियांग ये 330 पॉइंट्स। 330 पॉइंट्स? वोंग जियांग ने मर्मर किया। इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। अचानक उसके दिमाग में बिजली सी चमकी। समझ गया। उसकी आंखें क्लियर हो गईं। डायरेक्टर का इशारा बहुत सटल था। वो जनरल क्लास की बात कर रहे थे, लेकिन मतलब स्पेशल क्लास से था। क्या छिपा हुआ ड्रैगन मैं हूँ? चैप्टर 19, चैप्टर 18, 30,000। सेकेंड ईयर, क्लास 9, मार्शल आर्ट्स क्लासरूम। क्लास के पीछे लगे इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड पर इस सेमेस्टर के फाइनल मार्शल आर्ट्स असेसमेंट के स्कोर्स और रैंकिंग्स डिस्प्ले हो रहे थे। फर्स्ट प्लेस ली जिचाओ 355 पॉइंट्स। सेकंड प्लेस जियांग ये 330 पॉइंट्स। थर्ड प्लेस यूसीसी 315 पॉइंट्स। ब्रदर जियांग, बधाई हो। ताओ श्याओगैंग, शिया किंग और बाकी लोग आगे आकर उसे कंग्रेचुलेट करने लगे। क्लास में सेकंड प्लेस पक्की हो गई। जियांग ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोगों को भी बधाई, इस बार सब टॉप 30 में आ गए हो। क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट्स थे। टॉप 30 का मतलब था एवरेज से ऊपर परफॉर्मेंस। ताओ श्याओगैंग ने सर खुजाते हुए हंसते हुए कहा, सच में मुझे तो ब्रदर जियांग का ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर फोर्थ असेसमेंट में आपकी गाइडेंस ना होती तो मैं इतने मार्क्स ला ही नहीं पाता। नॉर्मली वर्चुअल असेसमेंट में उसके सिर्फ 20 या 30 पॉइंट्स ही आते थे। इस बार सीधा 50 पॉइंट्स। शिया किंग और बाकी स्टूडेंट्स के भी 40 से ज़्यादा आए थे। सिर्फ 20 पॉइंट्स का फ़र्क छोटा लगता है, लेकिन असल में ये ऐसा होता है जो रैंकिंग में सीधा 10-12 जगह ऊपर ले जाता है। अगर इसे कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम से कंपेयर करें तो 20 पॉइंट्स का मतलब होता है हज़ारों नहीं 10,000 लोगों को पीछे छोड़ देना। अब तुम लोगों को और मेहनत करनी होगी, जियांग ने हंसते हुए कहा। अगला सेमेस्टर आते आते रैंकिंग नीचे नहीं गिरनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इसी बीच चेन जिलू सफ़ेद ड्रेस और लेस सॉक्स पहने क्लासरूम में आई। तुम सब ने फाइनल असेसमेंट के रिजल्ट्स देख लिए होंगे। कोल्ड और कंपोज्ड एक्सप्रेशन के साथ चेन जिलू पोडियम पर खड़ी होकर रिजल्ट्स का शॉर्ट सा एनालिसिस और समरी देने लगी। ज़्यादा बातें नहीं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। 10 मिनट पता ही नहीं चले कब निकल गए। एंड में उसने कहा, जियांग, ली जिचाओ, तुम दोनों मेरे ऑफिस आओ। इतना कहकर वो अपनी लंबी टांगों के साथ क्लासरूम से बाहर चली गई।
सबको पता था सेमेस्टर खत्म हो चुका है, इसलिए स्टूडेंट्स अपना सामान पैक करके घर जाने लगे। ये टीचर ने तुम्हें क्यों बुलाया? वेन युए हुई ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हुए पूछा। शायद ग्रेड से रिलेटेड कुछ होगा, जियांग ने कहा, लेकिन उसके मन में एक और अंदाज़ा भी था। कुछ देर बाद चेन जिलू के ऑफिस में। तुम दोनों को एक बात इन्फॉर्म करनी है। चेन जिलू ने दोनों लड़कों को देखते हुए हल्का सा स्माइल किया। 1 महीने बाद स्कूल में एक ट्रायल होने वाला है, क्या तुम दोनों पार्टिसिपेट करना चाहोगे? 1 महीने बाद, समर वेकेशन के टाइम? जियांग थोड़ा सरप्राइज था। उसे अंदाज़ा था ट्रायल का, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ली जी चाओ ने भौहें से कोड़ ली। ऑर्डिनरी क्लास के लिए तो सिर्फ एक ही ट्रायल स्लॉट होता है ना, क्या हम दोनों जा सकते हैं? चेन जिलू शांत आवाज में बोली। रूल्स तो डेड होते हैं, लोग जिंदा। अगर तुम काफ़ी आउटस्टैंडिंग हो तो स्कूल एक्सेप्शन दे सकता है। ये सुनते ही जियांग का दिल थोड़ा हिल गया। उसे लगा शायद ये स्पॉट चेन जिलू ने स्पेशली उसके लिए अप्लाई किया होगा। चेन जिलू आगे बोली, ये लोएस्ट लेवल ट्रायल होगा, बस स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक में ग्रेट सक्सेस होनी चाहिए। ट्रायल स्कूल के अंदर ही कंडक्ट होगा, लेकिन अगर सिर्फ ग्रेट सक्सेस लेवल पर हो तो पास होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और अगर ट्रायल फेल हो गया तो कुछ रिस्क भी होता है। लाइफ का डेंजर तो नहीं, पर फ्यूचर कल्टीवेशन पर असर पड़ सकता है। ये सुनकर जियांग और ली जी चाओ दोनों चुप हो गए। ट्रायल मतलब डेंजर तो होगा ही, पर उन्हें हैरानी नहीं हुई। आखिर ट्रायल बिना रिस्क के थोड़ी होता है। चेन जिलू ने कहा, ये सिर्फ एक ही मौका है, अगर डिसाइड कर लिया है तो अभी बता दो। उसके बोलते ही जियांग और ली जी चाओ दोनों एक साथ बोले, I'll पार्टिसिपेट। चेन जिलू ने सिर्फ सिर हिला दिया, जैसे पहले से ही एक्सपेक्ट कर रही हो। ली जी चाओ तुम जा सकते हो, जियांग तुम थोड़ी देर रुकना। जी। ली जी चाओ ने चेन जिलू की तरफ देखा और बाहर चला गया। जियांग ने चेन जिलू की तरफ देखकर पूछा, टीचर क्या और भी कुछ है? चेन जिलू ने एक डिस्क जैसे ऑब्जेक्ट को उठाकर दीवार की तरफ उछाला। बज़, एक हल्की सी आवाज़ के साथ वो ऑब्जेक्ट दीवार से चिपक गया। ये एक साउंड प्रूफ डिवाइस था। सब सेट करने के बाद चेन जिलू ने जियांग ये की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। नॉट बैड, सिर्फ एक सेमेस्टर में रैंक 25 से सीधा रैंक 2। ये सब आपकी टीचिंग की वजह से है टीचर, जियांग ये ने सच्चाई से जवाब दिया। तुम भी ना, हमेशा इतने हम्बल। चेन जिलू की आंखों में अप्रिसिएशन साफ झलक रहा था। इस बार जियांग ये का रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी आगे निकल गया था। पहले जब उसने जियांग ये को ज़ैंग जियन वू से इंट्रोड्यूस किया था, तब बस इतना सोचा था कि अगर ये टॉप 10 में आ गया तो काफ़ी होगा, पर उसने सीधा टॉप 2 मार लिया। इस बात ने चेन जिलू को भी अंदरूनी गर्व महसूस कराया। उसने ड्रॉ खोला और एक एनवेलप निकाला। ये लो, घर जाकर नरिशमेंट के लिए यूज़ करना। जियांग ये ने एनवेलप लिया और खोला। अंदर पूरे 30,000 युआन थे। टीचर ये? जियांग ये हैरानी से चेन जिलू को देखने लगा। लो इनकम फैमिली के सेकंड प्लेस स्कॉलरशिप में सिर्फ 10,000 मिलते थे, और वो भी 3rd ईयर में। 30,000, वो भी बिना फर्स्ट आए। मैंने डायरेक्टर ज़ैंग के साथ एक बेट लगाई थी। मैंने कहा था तुम ये ट्रायल पास कर लोगे, तो मुझे डिसअपॉइंट मत करना। जियांग ये एक पल के लिए स्टन रह गया। तो ये 30,000 टीचर की तरफ से एक तरह का स्पॉन्सरशिप था? टीचर, 30,000 ज़्यादा नहीं हो गया? आपको भी अपनी कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते होंगे। जियांग ये बिना वजह किसी की मदद लेना पसंद नहीं करता था, और जब बात पैसों की हो तो और भी सोच समझकर। मैं टीचर हूँ, मुझे पैसों की कमी नहीं है। चेन जिलू ने सीधी नज़र से उसे देखा। पर तुम अलग हो। इस 1 महीने में तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर इम्प्रूव करना होगा, तभी अगले महीने के ट्रायल में चांस बनेगा। इस दौरान रोज़ मार्शल आर्ट्स इंग्रेडिएंट्स कंज्यूम करने होंगे ताकि पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सके। उसकी आवाज़ शांत थी, पर बात बहुत सीरियस।
जियांग ये के दिल में हल्का सा झटका लगा। इसका मतलब ट्रायल की डिफ़िकल्टी उसकी सोच से काफ़ी ज़्यादा थी। चेन ज़िलू ने अपना राइट लेग क्रॉस किया, ड्रेस का हेम थोड़ा सा ऊपर उठ गया और नीचे से उसकी लंबी फेयर टांग नजर आई। बिल्कुल शांत टोन में वो बोली, मार्शल आर्ट्स नरिशमेंट के कई टाइप्स होते हैं। अगर तुम्हें जल्दी इम्प्रूव करना है तो टाइगर्स गॉल, वेल्स आय जैसे प्रीमियम ग्रेड इंग्रेडिएंट्स लेने पड़ेंगे। इन सब का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। ये 30,000 तुम्हारे नरिशमेंट के लिए है। बस इसे उधार समझना, बाद में मुझे वापस कर देना। कहते हुए उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना छोटा सा पाँव हिलाया, जैसे बात बिल्कुल कैजुअल हो। जियांग ये बोला, मैं 3rd ईयर में स्कॉलरशिप मिलते ही या ट्रायल से कमाकर आपको लौटा दूंगा। हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद देख लेंगे। चेन ज़िलू ने हाथ हिला दिया। सिर्फ 30,000 ही तो है, अभी मुझे इस अमाउंट की कोई चिंता नहीं। जियांग ये थोड़ा हेल्पलेस महसूस करने लगा। कितनी अमीर थी ये, 30,000 को ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे कुछ भी ना हो। क्या इसके घर में माइन है क्या? थोड़ी देर चुप रहने के बाद जियांग ये ने गहरी सांस ली और गंभीरता से झुककर बोला, धन्यवाद टीचर। जियांग ये अच्छे से जानता था, चाहे वो बेट हो या पैसे वापस करने की बात हो, असल में ये सब उसकी डिग्निटी का ख्याल रखने के लिए था। कुछ मदद चैरिटी होती है और कुछ मदद सच में छतरी होती है जो बारिश में सर पर रखी जाती है। 2 जिंदगियां जी चुका जियांग ये इन बातों को अच्छे से समझता था, इसलिए उसका ग्रैटिट्यूड और भी गहरा था। चेन ज़िलू ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। ओ हाँ, अचानक उसने कहा, आजकल आन सिटी ज़्यादा सेफ नहीं लग रही। हॉलिडेज़ में ज़्यादा बाहर मत जाना। सेफ नहीं? जियांग ये का दिल हिल गया। क्या ये शैडो डिज़ास्टर की वजह से था? चेन ज़िलू आगे बोली, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे वीचैट पर मैसेज कर देना। मेरा आईडी ये है CZL23060901। जियांग ये थोड़ा हेजिटेट हुआ, फिर बोला, टीचर, क्या आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? मैं एक कम्युनिकेशन डिवाइस लेने का सोच रहा हूँ। फ़ोन्स काफ़ी महंगे होते हैं। चेन ज़िलू ने उसकी तरफ देखा, फिर ड्रॉ से एक रिस्ट वॉच निकाली। ये मेरी कम्युनिकेशन वॉच यूज़ कर लो, इससे भी मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस बार जियांग ये ने मना नहीं किया और वॉच ले ली। टीचर, मैं अब निकलता हूँ। जाओ। चेन ज़िलू ने हाथ हिला दिया। जियांग ये ने सर हिलाया और ऑफिस से बाहर जाने लगा, पर दरवाजे से निकलते ही उसे अचानक कुछ याद आया। वो रुक गया, पीछे मुड़ा और चेन ज़िलू की तरफ देखा। उसकी आंखों के सामने डिस्प्ले पैनल उभर आया और जब चेन ज़िलू के सर के ऊपर लिखी 2 लाइनों पर उसकी नज़र पड़ी, जियांग ये तुरंत सन्न रह गया। चैप्टर 20, चैप्टर 19। तो फिर मुझे पूछने दो। ऑफिस के अंदर रिंग रिंग रिंग। जियांग ये के जाते ही चेन ज़िलू का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया और कॉलर आईडी देखा, जाओ इंगलोआ। ज़िलू, तुझे अभी भी पैसों की ज़रूरत है क्या? कॉल उठते ही एक क्रिस्प एनर्जेटिक लड़की की आवाज़ आई। तूने पहले मुझसे 30,000 उधार लिए थे, वो काफ़ी हुए या और चाहिए? ये सुनते ही चेन ज़िलू की पहले वाली बहुत अमीर इमेज पल भर में ही टूट गई। उसने ठंडी सांस भरी और बोली, जाओ इंगलुओ, तू मुझे अपनी तरह समझती है क्या? मेरे पास अभी 10,000 भी नहीं बचे हैं। जल्दी से और 20,000 ट्रांसफ़र कर दे। अगली ही पल फ़ोन से एक हैरानी भरी आवाज़ आई। ओ माय गॉड, तू जिंदा कैसे है? आजकल एक कल्टीवेशन सेशन का खर्चा ही 10,000 से ज़्यादा होता है। चेन ज़िलू शांत आवाज़ में बोली, मेरे कल्टीवेशन के लिए नहीं है, एक स्टूडेंट के लिए है, जिसमें मुझे काफ़ी उम्मीद दिखती है। थोड़ा जल्दी इन्वेस्ट कर रही हूँ। जाओ इंगलुआ और भी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई। स्टूडेंट जिसमें तुझे इतनी उम्मीद है? क्या तुझे कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीनियस मिल गया? बकवास मत सोच। चेन ज़िलू थोड़ा इरिटेट होकर बोली, आन सिटी में ऐसा स्टूडेंट कहाँ मिलने वाला है? जाओ इंगलुआ ने कन्फ्यूजन में पूछा। तो फिर कौन है? तेरी अपनी कल्टीवेशन भी पूरी नहीं हो रही, फिर भी उसके लिए पैसा उधार ले रही है। चेन ज़िलू हल्की सी हंसी के साथ बोली, इन्वेस्टिंग नहीं है, बस थोड़ी सी मदद है। लड़का या लड़की? लड़का।
ओह, जाओ इंगलो की टोन थोड़ी टीजिंग हो गई। हैंडसम है क्या? नेचर कैसा है? चेन जीलू ने आंखें घुमाई। तू ये सब क्यों पूछ रही है? बस क्यूरियोसिटी। जाओ इंगलो खिलखिलाकर हंसी। व्हाइट ड्रैगन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में तू सेलिब्रिटी है। अगर ये बात फैल गई कि तूने किसी लड़के के लिए पैसा उधार लिया, फुल गॉसिप बन जाएगा। कुछ पल चेनजीलू चुप रही, फिर बोली, बस कर, मैं आधा साल से कॉलेज भी नहीं गई हूँ। नेक्स्ट ईयर तो जूनियर बन जाएगी, जल्दी वापस आ, जाओ इंगलुओ ने कहा। फिर से क्यूरियोसिटी से पूछा, वैसे सच बता, वो लड़का कौन है जिसके लिए तू इतना कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि... नेक्स्ट ईयर मिलते हैं, पैसा तब वापस कर दूंगी। चेनजीलू ने बिना एक सेकंड और सुने फ़ोन काट दिया। उसके बाद वो खिड़की के पास गई और बाहर देखते हुए सोच में डूब गई। क्या जियांगे उसके लिए सच में कोई खास है? शायद उसने जानबूझकर ऐसा नहीं सोचा था, बस उसे जियांगे में अपनी ही एक परछाई दिख गई थी। इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे मदद का हाथ बढ़ा दिया, क्योंकि इस वक्त जियांगे को मदद की सबसे ज्यादा ज़रूरत है, ये बात उससे ज्यादा कोई और नहीं जानता। चेनजीलू ने अपना सफ़ेद सा चेहरा हाथ पर टिका लिया। उसकी साफ आंखों में पुरानी यादें उभर आईं। ठीक है, मिस की बीमारी सच में बहुत रेयर है। गर्म कमरे में डॉक्टर बेड पर लेटी छोटी सी लड़की को देखकर बार बार साय कर रहा था। ये बीमारी अगर कल्टीवेशन ना करो तो ठीक है, पर जैसे ही कल्टीवेशन शुरू होती है, पूरा शरीर जहर से काटे जाने जैसा दर्द महसूस करता है। हड्डियों तक दर्द उठता है। स्टारी स्काई मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स भी इसे झेल नहीं पाते। सबसे अच्छा तरीक़ा ये है कि कल्टीवेशन छोड़ दी जाए और स्टारी स्काई मार्शल पाथ पर कदम ही न रखा जाए। बेड पर लेटी छोटी सी लड़की की स्किन बर्फ जैसी सफ़ेद थी। लंबी आईलैशेस और फीचर्स अभी पूरी तरह बने नहीं थे, पर फिर भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये आसानी से समझा जा सकता है, बड़ी होकर वो एक लाजवाब खूबसूरत औरत बनने वाली है। बेड के पास एक कपल खड़ा था। मर्द का डिमीनर शांत और गहरा था। उसके कपड़े और अंदाज से साफ था कि वो किसी ऊंची पोजीशन पर है। उसकी आंखें और भौएं लड़की से मिलती जुलती थीं। उसके पास खड़ी औरत लड़की से बिल्कुल नहीं मिलती थी, लेकिन वो खुद बहुत ही सेडक्टिव और खूबसूरत थी। डॉक्टर की बात सुनते ही मर्द का चेहरा उदास हो गया और वो मुड़कर बाहर चला गया। कुछ पल बाद बाहर से एक भारी अथॉरिटेटिव मर्दाना आवाज़ आई, कितना अफसोस, इतनी अच्छी टैलेंट बर्बाद हो रही है। उसके बाद एक मीठी सेडक्टिव फीमेल आवाज़ आई, उसे नॉर्मल इंसान की तरह जीने दो, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। वैसे भी हमारे पास और बच्चे हैं जिन्हें हम ट्रेन कर सकते हैं। बेड पर लेटी छोटी सी लड़की का शरीर हल्का सा कांप गया। उसने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैं मार्शल आर्ट्स की पावर हाउस बनूंगी। चेनजीलू अपनी यादों से वापस आई। उसकी आंखों में अब एक अलग ही शांति थी। दूसरी तरफ जियांगे सड़क पर चलते हुए भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अभी अभी उसने पैनल के जरिए चेनजीलू का टैलेंट देखा था। फिजिक, प्रोफाउंड बॉडी, अपर ए। उसका दिल हल्का सा हिल गया। चैप्टर 21 ताओ बोन का सच। टीचर चेन ताओ बोन एंडाउड है। जियांगे अंदर ही अंदर हिला गया। ताओ बोन टैलेंट न्यूबॉर्न टैलेंट से सिर्फ एक लेवल ऊपर होता है, लेकिन उन दोनों के बीच का गैप बिल्कुल खाई जैसा होता है। न्यूबॉर्न का मतलब होता है मार्शल बोन न्यूबॉर्न, लेकिन ताओ बोन सिर्फ मार्शल बोन का अपग्रेडेड वर्जन नहीं होता, ये उससे काफ़ी आगे का लेवल होता है। जिनके पास ताओ बोन होता है उनकी मार्शल बोन पैदा होते ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, जैसे नेचुरल डिवाइन स्ट्रेंथ, डिवाइन आइज और ऐसी एबिलिटीज़ जो नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते। जब ऐसे लोग 15 साल की उम्र में मार्शल पाथ पर कदम रखते हैं तो उनका टैलेंट कॉमन लोगों से कई गुना ज़्यादा होता है। उनकी कल्टीवेशन स्पीड हैरान कर देने वाली होती है। मार्शल टेक्निक्स उनके लिए पानी पीने जैसी होती हैं। बॉर्न फॉर मार्शल आर्ट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट। यही होता है ताओ बोन।
कहा जाता है कि जैसे ही ऐसे लोग मार्शल पाथ पर चढ़ते हैं, रेल्म ब्रेक करना पानी पीने जितना आसान हो जाता है, बिना किसी रुकावट के। ऑफ कोर्स कहानियों में थोड़ा एग्जैजरेशन होता ही है, लेकिन फिर भी ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये टैलेंट कितना टेरिफाइंग होता है। और ये प्रोफाउंड बॉडी, जियांग ये ने पैनल याद किया, ये मॉर्टल बॉडी से भी ऊपर का फिजिक लगता है। बिना किसी डाउट के प्रोफाउंड बॉडी इक्वल्स टू मॉर्टल बॉडी से हायर लेवल। अगर प्रोफाउंड बॉडी भी ABCD लेवल्स में डिवाइड होती है तो टीचर चेन का मार्शल टैलेंट सच में डरावना है। सोचो, मार्शल आर्ट्स क्लास के ईयर हेड जांग जियान वू सिर्फ न्यूबॉर्न टैलेंट प्लस लोअर A मॉर्टल बॉडी थे, और चेन जिलू क्या, अपर A प्रोफाउंड बॉडी। सिर्फ फिजिक के बेसिस पर ही वो पूरे 7 लेवल्स ऊपर है। टीचर चेन अभी सिर्फ 19 की होनी चाहिए, जियांग ये ने सोचा। उस एज में तो लोग यूनिवर्सिटी में होते हैं, फिर वो एन सिटी में टीचर क्यों बनकर बैठी है। चेन जिलू का चैट आईडी उसकी बर्थडे थी, 01 सितंबर 2306। अभी जून 23-25 चल रहा है, मतलब चेन जिलू अभी पूरे 19 साल की भी नहीं हुई। कुछ पल बाद जियांग ये ने सिर झटका। ये सब सोचना बेकार है, अब मुझे सिर्फ कल्टीवेशन पर फोकस करना है। दूसरे लोग क्या करते हैं वो उनका मैटर है। उसका गोल क्लियर था, अगला 1 महीना पूरी जान लगाकर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। जियांग ये अच्छी तरह जानता था कि चेन जिलू ने उसकी मदद क्यों की। उसने उसका टैलेंट देखा, उसकी मेहनत देखी। सिर्फ 1 सेमेस्टर में क्लास रैंक 25 से सीधा 2। ये सब चेन जिलू की नज़रों से छुपा नहीं था। अगर ये फाउंडेशन नहीं होती तो आज ये सब भी नहीं होता। मार्शल आर्ट्स क्लासरूम अब पूरी तरह खाली हो चुकी थी। जियांग ये ने अपना सामान पैक किया और बिना रुके सीधा बाहर की तरफ चल दिया। शाम हो रही थी और रात ऑर्डिनरी लोगों के लिए डेंजरस होती है, लेकिन क्लासरूम से बाहर निकलते ही जियांग ये अचानक रुक गया। उसके सामने खड़ी थी जाओ यिंगलॉ और उसके साथ एक शार्प आइड लड़का। तुम अभी तक गए नहीं? जियांग ये थोड़ा सरप्राइज था। ली जी छाओ ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, अगर ठीक हो। जियांग ये ने एक पल देखा, फिर नॉड किया। दोनों एक थोड़ी सिक्लूडेड जगह पर चले गए। बोलो, क्या पूछना है? जियांग ये ने सीधा कहा। ली जी छाओ थोड़ा हेजिटेट हुआ, फिर बोला, जियांग ये सच बताओ, क्या तुमने कोई ड्रग्स लिए हैं? ये सुनकर जियांग ये कंफ्यूज हो गया। ड्रग्स? नहीं, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिए। ड्रग्स नहीं लिए? ली जी छाओ की आंखें हल्का सा कांप गई। ड्रग्स नहीं लिए? तो फिर मैं सीधा पूछता हूँ, तुमने कितनी ड्रग्स कंज्यूम की हैं? उसका सवाल जिद भरा था। जियांग ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मैंने कोई ड्रग्स नहीं ली, बिल्कुल भी नहीं। ली जी छाओ की ब्राउज तुरंत सिकुड़ गई। उसके दिमाग में एक ही थॉट था, ये इम्पॉसिबल है। उसके हिसाब से जियांग ये ने बहुत ज़्यादा ड्रग्स ली होंगी, वरना इतनी तेज़ प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। खुद ली जी छाओ रीसेंट टाइम में पूरी जान लगाकर ड्रग्स ले रहा था, फिर भी उसकी ग्रोथ जियांग ये जैसी फास्ट नहीं थी। अभी भी वो फर्स्ट था, लेकिन उसे फील हो रहा था अगर जियांग ये इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो उसे सरपास करना बस टाइम का सवाल है। और अब जियांग ये का स्ट्रेट डिनायल उसे अंदर तक ठंडा कर गया। ये बंदा झूठ बोल रहा है, ली जी छाओ ने सोचा, या जानबूझकर शो ऑफ कर रहा है। पर उसके फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से इतनी ड्रग्स अफोर्ड करना इम्पॉसिबल है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेमेस्टर तक ही चल सकता है। अगर अगले महीने उसके पास ड्रग्स नहीं होंगे तो उसकी प्रोग्रेस ज़रूर स्लो हो जाएगी। ये सोचकर ली जी छाओ ने जियांग ये की तरफ देखा और सीरियस टोन में बोला, जियांग ये, अगले महीने मिलेंगे। उम्मीद है तब भी तुम्हारी जुबान इतनी ही सख्त होगी। इतना कहकर वो मुड़कर चला गया। जियांग ये उसकी पीठ देखता रह गया, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। ये बंदा ठीक तो है ना?